Hello everyone, myself Vinit Banoda. I am working as an assistant professor in Fire Technology Safety Engineering IAS IPS Academy. So today I am standing here to give a lecture on rescue strategy and personal protective equipments. ओके, रेस्क्यू स्ट्रेटेजी के बारे में आज हम थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। रेस्क्यू स्ट्रेटेजी, अभी आपने एक रिसेंट केस जो देखा होगा वो देखा होगा उत्तरकाशी का। उत्तरकाशी जिसमें एक टनल थी वो कोलैप्स हो गई और जिसमें एक जो 41 वर्कर्स थे वो वहाँ पे ट्रैप्ड हो गए थे। तो जितनी भी रेस्क्यू स्ट्रेटेजी जब डेवलप की जाती है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये समझते हैं कि रेस्क्यू होता क्या है। रेस्क्यू जब कभी भी लिविंग प्रॉपर्टीज किसी एडवर्स कंडीशंस कुछ भी हो सकती है जिससे लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं, लाइफ थ्रेट्स या फिर एनवायरनमेंट जो है इफेक्ट्स रहते हैं उसमें भी लाइफ थ्रेट्स हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी एडवर्स कंडीशन जब वहां पे होना शुरू होती है उस समय जो रिलीफ ऑपरेशन वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं और उस लाइफ को किसी भी एडवर्स कंडीशन से बाहर निकाला जाता है, उसको हम रेस्क्यू ऑपरेशंस कहते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशंस को अफेक्टिंग फैक्टर जो रहते हैं वो कुछ होता है, हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स में बात पे जाएंगे, लेकिन कुछ अफेक्टिंग फैक्टर जो रहते हैं वो यहाँ पे हम सबसे पहले उनकी बात करते हैं। टोटल यहाँ पे 3 तरीके के अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है आपका रिसोर्स उस समय आपको क्या मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और जो मेन पावर रहता है वो हमारा मेन रिसोर्स होता है किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन या फायर फाइटिंग ऑपरेशन को कंडक्ट करने के लिए। जब हमको ये रिसोर्स कम मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं तो हमको इसका अल्टरनेटिव जो रहता है अल्टरनेटिव यहाँ पे सर्च करने की जरूरत पड़ जाती है। तो किसी भी जब रेस्क्यू स्ट्रेटेजी को जब डेवलप किया जाता है तो इन अफेक्टिंग फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। एक बात और, जब रेस्क्यू स्ट्रेटेजी डेवलप की जाती है तो एक बात हमेशा ध्यान रखेगा, ये टोटली जो रहती है वो कंडीशन बेस होती है। कंडीशन बेस यानी क्या कि हम यहाँ पे आपको एसओपीज बता सकते हैं किसी भी स्ट्रेटेजी को डेवलप करने की, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में जब आप ग्राउंड रियलिटी पे इन सबको अप्लाई करेंगे तो वहां पे कंडीशंस क्या होती है इस बात पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती है। तो ये एक तरीके से कॉमन सेंस की बात हो जाती है। जो आपके जो रेस्क्यूअर्स रहते हैं उनमें कॉमन सेंस की बात रहती है कि इस स्ट्रेटेजी को कंडीशन के बेस पे होते हुए कैसे डेवलप किया जाए। तो हम यहाँ पे अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात कर रहे थे। तो सबसे पहला जो अफेक्टिंग फैक्टर जो होता है किसी भी रेस्क्यू स्ट्रेटेजी में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो होता है रिसोर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहीं पे स्मोक फील्ड जो रूम रहता है अगर मैं वहां पे जाना चाहता हूं, ठीक है, तो मेरे को रिसोर्स के तौर पे BA-SID जो रहता है वो यहाँ पे होना जरूरी रहता है। लेकिन अगर इसकी अवेलेबिलिटी जो रहती है वो नहीं हो पाती है तो इसके कुछ अल्टरनेटिव्स जो रहते हैं वो यहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। तो रिसोर्स सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है तो आप हमेशा अल्टरनेटिव जो रहते हैं वो सर्च करते हैं, लेकिन अल्टरनेटिव सर्च जैसे आप अल्टरनेटिव रूट लेना यहाँ पे शुरू करते हैं, उस रिसोर्स का अल्टरनेटिव रूट जैसे जैसे लेना शुरू करेंगे यहाँ पे जो रिस्क फैक्टर जो रहता है रिस्क फैक्टर हमेशा बढ़ता हुआ चलता है। तो यहाँ पे एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जो रिसोर्स होते हैं रिसोर्स होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मेरे को कुछ आपको लिखाना है या डिक्टेशन करवाना है तो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए जरूरी रहता है। तो वो रिसोर्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहले आपको एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए। अगर ये दोनों ही अवेलेबल नहीं होंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेशन रहेगा वो यहाँ पे पूरी तरीके से उसका जो सक्सेस रेट रहता है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए रिसोर्स होना जरूरी रहता है। दूसरा और जो मेन अफेक्टिंग फैक्टर होता है वो होता है हाउ टू यूज रिसोर्स। ठीक है, हाउ टू यूज रिसोर्स का मतलब ये रहता है कि जैसे मैंने पहले भी बात करी कि अगर हम कहीं पे स्मोक फील्ड जो रूम रहता है उसमें जाते हैं तो हमारे को BA-SID होना जरूरी है। अब यहाँ पे अपन एक दूसरी कंडीशन देखते हैं कि आपका जो स्मोक फील्ड जो रूम है उसमें आपको BA-SID तो यहाँ पे अवेलेबल है,
लेकिन उसको यूज कैसे करना आप वो ये नहीं जानते। तो इस कंडीशन में हाउ टू यूज रिसोर्स, जो अपना सेकंड अफेक्टिंग फैक्टर रहता, वो बहुत बड़ा वर्क करके चलता है। जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया कि मेरे को आपको डिक्टेशन कराना है, लेकिन आपके पास रिसोर्स के तौर पे पेन और पेपर अवेलेबल नहीं है, तो आपका जो ऑपरेशन का जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसी तरीके से हाउ टू यूज रिसोर्स, अगर आप उस रिसोर्स को अच्छे से यूज करना नहीं जानते हैं तो भी आपके जो ऑपरेशन का सक्सेस रेट रहता है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास अब पेन और पेपर दोनों अवेलेबल है, लेकिन आप उसका यूज करना नहीं चाहते, यूज करना नहीं जानते कि इस पेन को कैसे पकड़ा जाता है या इससे क्या किया जाता है, तो यहाँ पे आपका जो सक्सेस रेट है, सक्सेस रेट वो पूरी तरीके से कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका सक्सेस रेट 0 हो जाएगा और आपका ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो ये दो मेन अफेक्टिंग फैक्टर्स, यहाँ पे हमने 3 बात करी थी, अभी हमने 2 अफेक्टिंग फैक्टर्स की बात करी है। पहला था आपका रिसोर्स, दूसरा था हाउ टू यूज रिसोर्स। ठीक है, अब तीसरा अफेक्टिंग फैक्टर जो रहता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है, बहुत ही ज्यादा किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशंस में बहुत ही अफेक्टिंग फैक्टर जो रहता है वो ये वाला रहता है, जिसको हम कहते हैं टाइम। टाइम जो रहता है, टाइम दोनों तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं पे कंडक्ट करता हूँ, जब हम कंडक्ट करने जाते हैं और वहां पे कोई पर्सन ट्रैप है और उस वहां पे स्मोक जो है वो बहुत ज्यादा फील है, तो उसके पास जो सर्वाइवल टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अगर आपने जैसे जैसे जो टाइम रहता है उसको बढ़ाते हुए चलेंगे, वैसे वैसे आपके जो सर्वाइवर है उसका सर्वाइवल जो है उसका टाइम धीरे धीरे कम होता चलेगा। उस कंडीशन में भी आपका जो सक्सेस रेट जो रहता है ऑपरेशन का वो यहाँ पे धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 फैक्टर जो हैं जो जिसके हमने बात करी, सबसे पहला था आपका रिसोर्स, दूसरा होता है हाउ टू यूज रिसोर्स और तीसरा होता है टाइम। आप फायर या फिर सेफ्टी में आप किसी भी केस स्टडी को जब उठा के देखेंगे तो वहां पे सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है एक टाइमलाइन। टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि टाइमलाइन में ये बताया जाता है कि कब, कहां, कैसे, कौन कौन सी चीजें होती चलेगी। फॉर एग्जाम्पल उपार, ठीक है, उपार ट्रेजेडी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी जिसका हम आए दिन न्यूज में अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हम बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि उपार में कैसे कैसे टाइम को बढ़ाया गया फायर फाइटिंग के लिए या फिर फायर ब्रिगेड को फोन करने के लिए। उसके बाद उसमें कुछ गलतियां फायर ब्रिगेड की भी थी जिसको उस कंडीशन को समझ नहीं पाया और इन्होंने धीरे धीरे जो टाइम फैक्टर था, टाइम फैक्टर को बढ़ाते हुए चले गए और वो जो केस था वो इतना ट्रिमेंडियस हो गया कि उसको कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया था। तो ये जो 3 अफेक्टिंग फैक्टर्स रहते हैं ये किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर किसी भी फायर फाइटिंग ऑपरेशन में बहुत ज्यादा वर्क करते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है कि ये 3 फैक्टर अगर आपने कंट्रोल में नहीं करे तो आपका जो सक्सेस रेट रहेगा वो यहाँ पे कम या ज्यादा होना शुरू होगा। अब हम लोग जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे हमने बात करी कि जो रिसोर्स होते हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ही होते हैं। तो अब हम बात करेंगे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की। these are the my content: introduction, then hazardous workplace, quality of PPE, selection of PPE, category of PPE, head protection, eye and face protection, hand protection and arm protection, body protection, foot and leg protection, safety belt and harness, and ear protection. Okay, now introduction. The primary approach in any safety efforts is that the hazard to workmen should be eliminated or controlled by engineering methods. जैसे हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग मेथड जो होती है वो टोटल 3 तरीके की होती है, जिसमें हम किसी भी हैजार्ड को टोटल 3 तरीके से रोक सकते हैं: बाय पाथ, बाय सोर्स, बाय रिसीवर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मशीन है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि बाय सोर्स, अगर कोई मशीन है जो बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रही है या आवाज कर रही है तो वहां पे हम उसको इंजीनियरिंग मेथड्स के थ्रू एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम उस मशीन को किसी साउंड प्रूफ बॉक्स में वहां पे रख दे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते, वो मशीन का साइज बहुत ही बड़ा, तो हम उसकी दूसरी मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे जिसको हम कहते हैं बाय पाथ। बाय पाथ यानी जो सोर्स
सोर्स और जो रिसीवर है उन दोनों के बीच में एक बैरियर प्रोवाइड करा दिया जाता है। बैरियर प्रोवाइड करने से ये होता है कि जो उसकी इंटेंसिटी, जो साउंड की इंटेंसिटी या वाइब्रेशन की जो इंटेंसिटी है उसको एक हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन जब ये दोनों ही मेथड्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती है तो हम एक और तरीका यहाँ पे आजमा सकते हैं जिसको इंजीनियरिंग मेथड थर्ड कहा जाता है, उसको कहते हैं बाय रिसीवर। बाय रिसीवर में हम ये करते हैं कि हम बाय सोर्स और बाय पाथ उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो रिसीवर होता है, रिसीवर यानी मान लीजिए कि कोई ऑपरेटर है, उसको जहां पे उसके कंट्रोल पैनल है उसको हम एक बॉक्स जो रहता है, एक साउंड प्रूफ बॉक्स में बिठा दें उसकी पूरी की पूरी पैनल के साथ, जिससे वो उसको उस हैजार्ड को एलिमिनेट करा जाता है। बट कहीं कहीं पे ये तीनों जो मेथड रहती है वो अप्लाई नहीं की जाती है, तो यहाँ पे फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस जिसको हम पीपीई कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन किया जाता है। इसमें कई तरीके के हम पीपीई जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने बात करी कि अगर हम बाय सोर्स बाय रिसीवर किसी साउंड को रोक नहीं सकते हैं तो हम फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंस का यूज करेंगे पीपीएस का। इसके लिए हम ईयर मफ्स या ईयर प्लग जो रहते हैं उसको हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे, वर्कर को हम उसको देना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा कि उसकी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी धीरे धीरे यहाँ पे कम होती हुई चलती है। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है, यूज ऑफ पीपी इज एन इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी कंसिडरेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सेफ्टी प्रोग्राम। पीपी जो रहता है वो सेफ्टी प्रोग्राम जो रहते हैं इसके लिए एक तरीके की बहुत ही मेन जो रोल प्ले रहता है वो यहाँ पे करना शुरू करता है। इसकी जो डिसाइड रहती है कि कब कहाँ कौन से पीपीईज यूज करने, वो हम आगे की स्लाइड्स में यहाँ पे देखेंगे। अब हम बात करते हैं कि वर्क प्लेस जो रहता है, वर्क प्लेस पे जो हैजार्ड्स रहती है वो कौन कौन सी होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हैजार्ड्स रहती है उनको टोटल 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया, केमिकल हैजार्ड, फिजिकल हैजार्ड, बायोलॉजिकल हैजार्ड। एक हैजार्ड जो और होती है जो आपके एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड कहलाती है, कि जैसे जो आपका बॉडी पोस्चर होता है वो ठीक से ना हो, उसके कारण कोई तकलीफ जो रहती है वो आना शुरू होती है, तो उसको एर्गोनॉमिक्स हैजार्ड कहा है। तो यहाँ पे हम कुछ जनरल हैजार्ड्स की बात कर रहे हैं, जो जनरल फिजिकल हैजार्ड्स रहती हैं, जो जनरली किसी भी वर्क प्लेस पे किसी भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती है। पहले सबसे होता है सोर्स ऑफ मोशन, किसी भी चीज का इधर से उधर मूव होना या मोशन में रहना। इसके बाद सोर्स ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है, जैसे अगर हम फाउंड्रीज की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज्यादा रीच होता है, या फिर कोल्ड स्टोरेज की बात करें जहां टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। यह भी एक तरीके की हैजार्ड जो फिजिकल हैजार्ड्स रहती है उनमें इंक्लूड किया गया है। इसके बाद सोर्स ऑफ लाइट रेडिएशन, जैसे वेल्डिंग, ब्रेजिंग, फिर इसके बाद हीट ट्रीटिंग, हाई इंटेंस लाइट जो रहती है। जब हम देखते हैं कि कहीं पे भी जब वेल्डिंग होता है तो उसमें एक स्पार्क जो रहता है वो क्रिएट होता है और जो लाइट की इंटेंसिटी रहती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हैजार्ड है वो है सोर्स ऑफ फॉलिंग ऑब्जेक्ट, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी चीज का ऊपर से नीचे गिरना। अगर हेलमेट नहीं पहना हुआ है तो बहुत इजीली जो रहता है वो वर्कर वहां पे इंजर्ड हो सकता है और मे बी ये कॉज हो सकता है डेथ का। ठीक है, इसके बाद सोर्स ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट, किसी भी नुकीली वस्तु या किसी भी ऐसी चीज का जो शार्प ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे गिरना या फिर उस चीज से टकराना या फिर कुछ वहां से ड्रैग होते हुए वहां से निकल जाना। सोर्स ऑफ रोलिंग एंड पिंचिंग ऑब्जेक्ट, यह भी एक तरीके का हैजार्ड जो रहता है इन जनरल जो आपका वर्क प्लेस जो रहता है उस पर पाया जाता हैगा। इसके बाद सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हैजार्ड, आप कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएं, भले ही वो मीडियम स्केल की हो या फिर बड़े स्केल की हो, बिग स्केल की हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हैजार्ड जो रहती है वो बहुत ही कॉमन हैजार्ड रहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना किसी भी मशीनरी को यहाँ पे रन करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक हैजार्ड एक ऐसा हैजार्ड है जो सब दूर पाया जाता है, हर तरीके की इंडस्ट्री छोटी हो या बड़ी हो, सब तरीके की इंडस्ट्री में यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रिक हैजार्ड जो रहती है वो एक तरीके से मेन हैजार्ड रहती है जिसको हम फिजिकल हैजार्ड्स की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ स्लिप, ट्रिप एंड फॉल्स, किसी भी चीज से फिसल जाना, ट्रिप हो जाना या फॉल्स हो जाना, ये भी एक तरीके के हैजार्ड्स में इंक्लूड है। इसके साथ सोर्स ऑफ हार्मफुल डस्ट, यहाँ पे डस्ट हम उस डस्ट की बात कर रहे हैं जो 200 माइक्रोन से नीचे की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल
अगर हम बात करते हैं कि जहाँ पे लकड़ी से रिलेटेड वर्क होता है उसकी जो डस्ट रहती है वो बहुत ही ज़्यादा महीन रहती है, बहुत ही ज़्यादा बारीक रहती है और 200 माइक्रोन से नीचे की होती है। ये कई तरीके की हैजार्ड जो रहती है उसको क्रिएट करते हैं। आप पहले जो केस स्टडीज हैं उसको उठा के वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे जो फ्लोर मिल जो रहती है, फ्लोर मिल में कई तरीके जो फ्लोर रहता है वो वहाँ पे कंटिन्यूस जो रहता है मॉइस्चर जो एनवायरनमेंट रहता है उसमें वहाँ पे मिलता रहता है। अगर इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस मिलना शुरू हो जाए, स्पेसिफिक कंडीशन से यहाँ मैं बात कर रहा हूँ जैसे एम्बिडेंट टेम्परेचर, एम्बिडेंट प्रेशर और एक कन्फाइंड स्पेस, और इसमें अगर कहीं से भी एक सोर्स मिल जाए फायर का तो यहाँ पे डस्ट एक्सप्लोजन होना बहुत ही ईजी होता है। इसके साथ साथ कुछ डस्ट ऐसी भी होती है जो आपको कई तरीके की ऑक्यूपेशनल डिसीजेज जो रहती है वो यहाँ पे वर्कर में देखी जाती है। जैसे सिलिकोसिस या बिस्कोसिस जो रहती है, ये सिलिकॉन और या फिर इसके जो एस्बेस्टस की जो डस्ट होती है उसके कारण कई तरीके की जो डिसीजेज रहती है यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ कॉमन हैजार्ड्स है जिनको वर्क प्लेस पे इजीली देखा जा सकता है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपीई। अब जैसे हम किसी भी चीज का जब सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम अपने कपड़ों का भी जब सिलेक्शन करते हैं इन जनरल लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे कुछ चीजों को पहले से चेक करते हुए चलते हैं। जैसे क्या, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, इसको मेंटेन करना किस तरीके से होगा। उसी तरीके से क्वालिटी जो आपकी पीपीईज की जो रहती है, क्वालिटीज ऑफ पीपीई रहती है वो कुछ चीजों पे डिपेंड करती है। प्रोवाइडेड एब्सोल्यूट एंड फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट द पॉसिबल हैजार्ड। फॉर एग्जांपल जैसे हम जब ठंड का मौसम रहता है, विंटर का वो रहता है, तो हम यहाँ पे हमारी जैकेट का सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन हम इस हिसाब से करते हैं कि जब बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी रहती है, ठंड की इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम उस हिसाब से जैकेट का सिलेक्शन करते हैं कि हमको फुल और एब्सोल्यूट जो प्रोटेक्शन है यहाँ पे मिल सके। तो पीपीईज में ये क्वालिटी होना बहुत ही जरूरी है कि वो एब्सोल्यूट एंड फुल प्रोटेक्शन जो रहती है अगेंस्ट द पॉसिबल हैजार्ड, जिस हैजार्ड्स के लिए हम उसका सिलेक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको फुल एंड एब्सोल्यूट जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराए। It be so designed and manufactured out of such a material that it can be withstand hazard against which it इंटेंड टू बी यूज। जब भी हम इन पीपीईज का यूज करें तो ऐसा ना हो कि ये आपके इनिशियल लेवल पे ही फेल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि जैसे हमने अभी यहाँ पे बात करी कि हम एक जैकेट का सिलेक्शन कर रहे हैं या फिर हम विंटर से रिलेटेड कोई कपड़े का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो वो उस हैजार्ड्स के साथ हमारे साथ विथ स्टैंड भी होना चाहिए। वो इनिशियल लेवल पे कभी भी या किसी भी स्टेप पे फेल नहीं होगा। अगर आपका पीपीई वहां पे जाके फेल हो जाता है तो ये सबसे बड़ा रिस्क यहाँ पे लेने वाली बात होती है। तो इसलिए इन क्वालिटीज का कुछ ध्यान में यहाँ पे रखना पड़ेगा आपको कि जब हम किसी भी सिलेक्शन करते हैं, किसी भी पीपीई का सिलेक्शन करते हैं, तो ये दो बातों का जरूर ध्यान से रखें कि सबसे पहले फुल और एब्सोल्यूट जो आपकी प्रोटेक्शन है वो आपको प्रोवाइड करें और वो किसी भी स्टेप पे फेल नहीं हो सकता है। नाउ सिलेक्शन ऑफ पीपीई। अब हम यहाँ पे बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ पीपीई कि यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन रहता है पीपीई का वो कहाँ पे कैसे होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ द राइट टाइप ऑफ पीपीई रिक्वायर्ड कंसिडरेशन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, नेचर एंड सेवेरिटी ऑफ द हैजार्ड। नेचर एंड सेवेरिटी ऑफ द हैजार्ड कि आपकी जो हैजार्ड है उसकी नेचर और सेवेरिटी जो है वो वहां पे कैसी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी बात करी कि अगर हम विंटर से रिलेटेड क्लॉथ्स का सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमको देखना पड़ता है कि यहाँ पे जो इंटेंसिटी रहेगी, नेचर की जो इंटेंसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी। अगर बहुत ज्यादा ठंड होती है तो हम थोड़ा सा जैकेट का जो हमारी जो विड्थ रहती है या फिर जो मोटाई रहती है उसको हम थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। उसमें जो लीनिंग जो प्रोवाइड की जाती है ना, परत जो प्रोवाइड की जाती है कि कई तरह के कपड़ों की जो परत है वो वहां पे प्रोवाइड की जाती है वो उसमें बढ़ जाती है। अगर छोटी मोटी जो ठंड रहती है उसके लिए हम इतनी लीनिंग जो रहती है उसका यूज नहीं करते। तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे सिलेक्शन करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर एंड जो सेवेरिटी ऑफ द हैजार्ड्स रहती है वो किस तरीके की होती है। इसके बाद टाइप ऑफ कंटेमिनेंट, इट कंसंट्रेशन एंड लोकेशन ऑफ कंटेमिनेंट हैजार्ड। आपका जो कंटेमिनेशन हैगा वो कंटेमिनेशन किस तरीके का हैगा, इसका कंसंट्रेशन कितना है और उसका जो कंटेमिनेटेड जो लोकेशन है वो क्या है। ये तीन चीजें
बहुत ही ज़्यादा आपके पीपीई को इफेक्ट कर सकती है कि कंटेमिनेशंस के हिसाब से, जिस चीज़ का कंटेमिनेशन वहाँ पे हो रहा है उसके हिसाब से आपको अपना जो पीपीई है उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी होता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो कितना है। हो सकता है कि आपने लाइट कंसंट्रेशन के लिए, एक कंटेमिनेशन के लिए सिलेक्शन ऑफ पीपीई करा, लेकिन वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण क्या हो सकता है कि आपका जो पीपीई है वो फेल होने के चांसेस रहते। तो यहाँ पे कंटेमिनेशन और कंसंट्रेशन, टाइप ऑफ कंटेमिनेशन एंड कंसंट्रेशन दोनों को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी रहता है। एरिया विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स ऑफ रिपेरेबल एयर, अगर वहां पे रिपेरेबल सोर्स ऑफ एयर है तो जो भी कंटेमिनेशन हुआ है या जो भी उसका कंसंट्रेशन है वो एयर के साथ मिलके किस तरीके से रिएक्ट करेगी, ये बात का पता होना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर एक तरीके से एक नई हैजार्ड जो रहती है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए सोर्स ऑफ रिपेरेबल एयर का आपके कंटेमिनेशन और कंसंट्रेशन, इन दोनों के साथ जो रिलेशन रहता है वो बहुत ज्यादा रहता है। तो इन बातों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि आपका कंटेमिनेशन और कंसंट्रेशन विद सोर्स ऑफ एयर रिपेरेबल जो रहती है उसके साथ कैसा है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो कंटेमिनेशन हुआ है वो किसी और चीज के साथ मिलके या फिर एयर के साथ मिलके एक नया बाय प्रोडक्ट जो रहता है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, नहीं तो ये एक तरीके से नई हैजार्ड जो रहती है वहां पे क्रिएट होने के चांसेस रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने देखा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जब मिथाइल आइसोसाइनाइड में पानी जो था जब उसका इंट्रोडक्शन हुआ था तो वो थोड़ी सी वायलेंट जो रहती है वो वायलेंट हो जाती है, जिसके कारण वो बाहर होती है। जब बाहर वो फैली तो बाहर जो उस समय जो वेदर था वो थोड़ा सा ठंड का वेदर था, जिस कारण से क्या जो गैस है वो वहीं पे फोगी इफेक्ट करके वहीं पे घूमती हुई रह गई थी। तो ये एक सोर्स ऑफ रिपेरेबल एयर का जो बेस्ट एग्जांपल जो रहता है वो रहता है। तो इन चीजों का यहाँ पे सिलेक्शन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आपके पीपीई का सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है। फिर एक्सपेक्टेड ओवर एक्टिविटी ऑफ वर्कमैन एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क। एक्सपेक्टेड एक्टिविटी ऑफ वर्क, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी आप यहाँ पे जो भी करेंगे आपका जो पीपीई आपने पहन रखा है उसके हिसाब से कंफर्टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको वॉकिंग करना है और आप बहुत ही ज्यादा टाइट जीन्स या फिर आप बहुत ही ज्यादा टाइट जो रहता है वो शर्ट यहाँ पे वेयर करेंगे तो थोड़ा सा जो आपका मूवमेंट जो रहता है, जो एक्टिविटी रहती है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, क्योंकि आप उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर पाते। और उसका जो ड्यूरेशन रहता है ना, आपको अगर बहुत ज्यादा समय के लिए आपको उसको पहनना पड़ जाए तो वो इतना आसान नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा समय के लिए उसको वेयर कर सके। तो एक्टिविटी का मतलब ये है कि जो भी आप सिलेक्शन ऑफ पीपीई कर रहे हैं उसको इजीली वेयर कर सके, उसमें एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो इजीली वहां पे परफॉर्म कर सके। इसके बाद कंफर्ट एंड वर्कमैन व्हेन यूजिंग पीपीई, आपको वहां पे कंफर्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप कोई सा भी पीपीई ले रहे हैं आपको उसके संग कंफर्ट होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो कंफर्ट नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे आपकी जो इफिशियंसी है वो कहीं ना कहीं इफिशियंसी कम होगी, और ये जैसी ही इफिशियंसी जो कम होगी, यहाँ पे जो अपन ने थर्ड फैक्टर जो पढ़ा था जो आपके रेस्क्यू ऑपरेशन को अफेक्टेड करते हैं जिसमें वो टाइम था, जैसे जैसे इफिशियंसी कम होगी वैसे वैसे टाइम फैक्टर जो है यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और आपका जो सक्सेस रेट है वो यहाँ पे धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ पीपीई, आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन जो रहती है यहाँ पे पता होनी चाहिए कि इसकी लिमिटेशन है वो कहाँ तक की है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है। आजकल आप देखते हैं हर प्रोडक्ट के साथ एक बुकलेट प्रोवाइड की जाती है, भले आप मोबाइल ले, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले या दूसरी कोई भी चीज ले, वहां पे उसको यूजर फ्रेंडली जो मैन्युअल रहता है वो प्रोवाइड करता है जो आपको उस चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन बताता है कि ये किस लिमिट तक जा सकता है और उसके बाद इसके जो फेल होने के चांसेस रहते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। तो हमको यहाँ पे पीपीई का सिलेक्शन करते समय इस बात का बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक और लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन जो रहती है उसके आगे हम उसको नहीं ले जा सकते, और अगर हम उसको इस लिमिटेशन से आगे ले जाते हैं तो यहाँ पे हम बहुत बड़ा रिस्क जो है अपनी लाइफ के साथ ले रहे हैं। तो लिमिटेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पता होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद
इजी ऑफ मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इजी मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, अगर आप इसकी इजी मेंटेनेंस और क्लीनिंग किसी भी पीपीईज की नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमेशा जो आपका कॉस्ट जो रहती है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है, उसको बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल एक अपन रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि जैसे हम इन जनरल जो नॉर्मल डेज रहते हैं उसके लिए हम लोग पैंट शर्ट जो रहते हैं वो उसको यूज करते हैं, जिसका जो मेंटेनेंस और क्लीनिंग रहती है वो बहुत ईजी रहती है। लेकिन जब हमारे यहाँ शादी या पार्टी रहती है उसके लिए हम सूट वेयर करते हैं या किसी भी और तरीके की जो ड्रेस रहती है उसको करते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस और क्लीनिंग जो रहता है वो इतना आसान नहीं रहता। उसको ड्राई क्लीन करने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता, जिससे आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट रहती है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो इसीलिए पीपीई सिलेक्शन करते समय इन चीजों का जरूर से ध्यान रखना चाहिए कि मेंटेनेंस और जो क्लीनिंग रहती है वो यहाँ पे चीप होनी चाहिए, जिससे आपकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको कम रखा जा सके। इसके बाद लास्ट लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहता है वो कंफर्मिटी टू इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट। जो भी इंडियन स्टैंडर्ड या फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से आपका पीपीई का जो सिलेक्शन है वो उसके हिसाब से ही होना चाहिए। अगर वो आपके जो इंडियन स्टैंडर्ड से या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से उसके किसी भी स्टेप पे यहाँ पे फेल हो जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इसकी क्वालिटी जो पीपीई की जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी नहीं है, उसको अवॉइड किया जाए उतना ही अच्छा रहता है। नाउ वी कम टू कैटेगरी ऑफ पीपीई और टाइप ऑफ पीपीई। टोटल यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से जो पीपीई रहते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है वो होती है नॉन रेस्पिरेटरी एंड सेकंड जो होती है वो होती है रेस्पिरेटरी। नॉन रेस्पिरेटरी यानी आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रहता है उसको छोड़ के जो भी प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड की जाएगी वो नॉन रेस्पिरेटरी रहती है। फॉर एग्जाम्पल हेड, आईज, ईयर, देन बॉडी, आर्म्स, फुट, लेग, नीज, ये सारे के सारे नॉन रेस्पिरेटरी में आते हैं। देन रेस्पिरेटरी यानी जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है उसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है उसके लिए जो पीपीईज प्रोवाइड किए जाते हैं उसको रेस्पिरेटरी पीपीईज की कैटेगरी में रखा जाता है। फॉर स्काबा, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग apparatus एंड मेनी मोर, जैसे कैनिस्टर मास्क होगा या दूसरी तरीके के जो मास्क रहते हैं जो यूज किए जा सकते हैं वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी पीपीई की कैटेगरीज में आते हैं। तो टोटल दो तरीके की कैटेगरी में यहाँ पे पीपीई जो रहते हैं उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया। पहला हैगा नॉन रेस्पिरेटरी एंड सेकेंड हैगा रेस्पिरेटरी। अब यहाँ पे हम एक एक करके जो हमारे पीपीईज हैं जो रेस्पिरेटरी एंड नॉन रेस्पिरेटरीज के लिए जो यूज किए जाते हैं यहाँ पे हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पे बात की जा रही है वो की जा रही है हेड प्रोटेक्शन की। हेड प्रोटेक्शन जो रहता है हम जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो सबसे कंट्रोल जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो हमारा हेड है। तो इसकी प्रोटेक्शन जो रहती है वो यहाँ पे जरूरी रहती है। और अगर हम इंडस्ट्रीज में बात करें, जैसे हमने कुछ स्लाइड पहले देखा था कि फिजिकल हैजार्ड जैसे फॉलिंग हैजार्ड हो गई या फिर किसी ड्रैगिंग हैजार्ड हो गई या कुछ और हैजार्ड होती है, अगर किसी भी तरीके का जो ऑब्जेक्ट रहता है अगर आपके हेड से स्ट्राइक करता तो वो आपको बहुत ज्यादा सेवियर जो इंजरीज रहती है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है या फिर वो एक तरीके का कॉज भी हो सकता है डेथ के लिए। तो यहाँ पे हेड प्रोटेक्शन जो रहता है यहाँ पे जरूरी होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्रैश हेलमेट की, जिसका IS होता 4151 1993। क्रैश हेलमेट का यहाँ पे मतलब जो हो रहा है ऐसा हेलमेट जो मोटरसाइकिल राइडिंग के लिए यूज किया जाता है। इससे जो रिलेटेड जो स्पेसिफिकेशन होते हैं जो IS रहता, जैसे हम जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने हर तरीके की चीज के लिए, भले हम सुई लें या फिर एक एरोप्लेन की बात करें, उसके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे IS जो रहते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। IS इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी रहती है उसको मेंटेन रखा जा सके और उसकी क्वालिटी को नीचे या फिर डाउन नहीं होने दिया जाए। तो पहले सबसे पहले जो हम IS की बात कर रहे हैं उसमें क्रैश हेलमेट जो रहते हैं उसको कवर किया गया है, जिसका IS होता है 4151 1993। मेनली जो यूज होता है इसमें जो पहला पॉइंट देखेंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकेशन एंड अदर डिटेल फॉर द हेलमेट्स यूज फॉर स्कूटर एंड मोटरसाइकिल राइडिंग।
जिसको क्रैश हेलमेट जो रहता है उसका नाम दिया गया है। जो हम मोटर बाइक और स्कूटर को चलाते समय जिस हेलमेट का यूज करते हैं उसका किया गया। इसमें जो मेन पार्ट होते हैं, सबसे पहले होता है मटेरियल, जिसमें शेल कहा जाता है। शेल का मतलब शेल जो रहता है आपका जो सबसे ऊपर का हिस्सा रहता है, जिसका नॉन मेटालिक होना बहुत ही जरूरी रहता है। इसके बाद साइज, ये डिफरेंट साइज के हेडबैंड जो रहते हैं, हेडबैंड का मतलब होता है आपकी सर्कमफेरेंस जो रहती है पूरे हेड की, उसको हेडबैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट हेडबैंड जो रहते हैं उसमें अवेलेबल हैगा। जैसे यहाँ पे दिया गया जो हेडबैंड की साइज है 500, 510, 520, 530 से लेके 640 तक जो हेडबैंड की साइज दी गई है वो यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। यहाँ पे +-5 इसको किया जा सकता है, यानी जो आपकी 500 की जो हेडबैंड की साइज है उसको -5 जरूर किया जा सकता है। ये भी अगर आप इससे छोटे साइज में जाना चाहते हैं, -5 में जाना चाहते हैं, तो आपको जो स्टैंडर्ड है वो यही प्रीफर करना पड़ेगा। इसके बाद टाइप, ये 2 टाइप में पाए जाते हैं, एक वेंटिलेटेड होता है, एक नॉन वेंटिलेटेड होता है। आपने देखा होगा कि आजकल जितने भी एडवांस टाइप के जितने भी क्रैश हेलमेट या जिनको हम बाइक हेलमेट जो कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें वेंटिलेशन होल प्रोवाइड किए जाते हैं। वो वेंटिलेशन होल इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि वार्म मौसम या फिर गर्मियों में जब आप उसमें जब उसको वेयर करें तो उसमें जब पसीना आए तो वो उसमें वेंटिलेटेड होता रहे और उसको जो गर्मी रहती है उसके अंदर का जो टेम्परेचर रहता है वो इतना ज्यादा नहीं होता। ये 2 तरीके के होते हैं, एक वेंटिलेटेड होता है और एक नॉन वेंटिलेटेड होता है। इसमें इसेंशियल जो पार्ट रहते हैं वो आपका शेल होता है। शेल यानी जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है, उसको शेल कहा जाता है। इसमें क्लियरली आईएएस में मेंशन किया गया है कि आपका शेल जो रहता है, प्रोटेक्टिव पैडिंग जो रहती है वो कम से कम 10 mm थिक होनी चाहिए। अगर 10 mm से कम यहाँ पे होती है तो वो आईएएस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। और वहां पे जो आईएसआई मार्किंग जो होती है किसी भी प्रोडक्ट पे, एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आईएसआई मार्किंग दी जाती है, किसी भी प्रोडक्ट को आईएसआई मार्क दिया जाता है, तो सबसे पहले उसमें यह देखा जाता है कि जो आईएस जो स्टैंडर्ड बोल रहा है ये इसकी मिनिमम क्वालिटी जो है इसको फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली इन्होंने बताया कि शेल और प्रोटेक्टिव पैडिंग जो रहती है वो 10 mm से कम ठीक नहीं होनी चाहिए। हेडबैंड और जो चीन स्ट्रिप रहती है वो 90 mm वाइड होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरीके का चीन कप जो रहता है वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे चीन कप जो पहले जब क्रिकेट खेले जाते थे तो वहां पे जो खिलाड़ी जो प्लेयर्स रहते थे जो हेलमेट पहनते थे, आप यहाँ पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे एक कप प्रोवाइड किया जाता था जिसको चीन कप कहा जाता है, लेकिन ये क्रैश हेलमेट में कभी भी प्रोवाइड नहीं किया जाता हैगा। तो यहाँ पे इसेंशियल पार्ट्स में इसने क्लियरली बताया है कि 10 mm थिक होना चाहिए, चीन स्ट्रिप होना चाहिए और चीन कप जो रहती है वो कभी भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके बाद मार्किंग, कुछ मार्किंग जो रहती है वो यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी होती है जब हम सिलेक्शन ऑफ पीपीईस करते हैं। जैसे ट्रेडमार्क एंड मैन्युफैक्चर नेम, साइज एंड टाइप, ये किस तरीके का मैन्युफैक्चर जो ट्रेडमार्क जो मैन्युफैक्चर रहता है वो उसका ट्रेडमार्क, इसके बाद साइज एंड टाइप, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर। जैसे हम जानते हैं कि कुछ चीजों की एक्सपायरी डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है क्योंकि हर मटेरियल की एक एक्सपायरी डेट होती है। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि हेलमेट, जैसे हेलमेट का जो ऊपर का शेल रहता है उसकी जो प्लास्टिक या जो भी मटेरियल उसको यूज किया जा रहा है, एक समय के बाद वो भी धीरे धीरे रस्ट होने लगता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो यहाँ पे ईयर ऑफ जो मैन्युफैक्चर जो रहती है यहाँ पे देखना बहुत ही जरूरी रहती है। इसके साथ आईएसआई मार्किंग, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आईएस के जितनी भी कंडीशन है या जितनी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको फुलफिल करता है तो ही उसको आईएसआई मार्किंग जो रहती है यहाँ पे मिल सकती है। तो अगर किसी प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्किंग है, इसका मतलब ये होता है कि उसके जो मिनिमम क्वालिटी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट उसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। तो आईएसआई मार्किंग जो रहती है यहाँ पे चेक करना बहुत ही जरूरी होती है। इसके बाद मास यानी वेट, किसी भी क्रैश हेलमेट का जो वेट रहता है अकॉर्डिंग टू द आईएस स्टैंडर्ड
800 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड में क्लियरली बोल दिया गया है। अगर 800 ग्राम से ज्यादा किसी भी क्रैश हेलमेट का वेट यहाँ पे होता है तो वो आपके मूवमेंट्स जो हैं, जो आपकी नेक है, उस पे किसी भी तरीके के एडवर्स इफेक्ट जो रहते हैं वो देना शुरू कर देगा और आपके मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्टेड करना शुरू कर देता। तो आईएएस ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि 800 ग्राम से ज्यादा किसी भी क्रैश हेलमेट का यहाँ पे आपको वेट जो है नहीं हो सकता। इसके बाद इस पे कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे क्या शॉक एब्जॉर्प्शन टेस्ट रहता है। इसमें हम एक शॉक जो स्ट्राइकर रहता है, हम हेलमेट को एक वुडन ब्लॉक पे सेट करके, एक स्ट्राइकर रहता है 10 kg का, उसको फ्री फॉल करते हैं हेलमेट के ऊपर 0.5 मीटर की हाइट से। फ्री फॉल करने के बाद सबसे पहले उसमें यह देखा जाता है कि जब वो स्ट्राइक हुआ, स्ट्राइक होने पे किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज वहां पे नहीं आना चाहिए। अगर वो फिजिकल डैमेज नहीं दिखता है, किसी भी तरीके का क्रैक या फिर कुछ भी उसमें डैमेज जो रहता है यहाँ पे नहीं दिखता, तो इसका मतलब है कि ये आईएएस जो इसकी क्वालिटी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहा है, ये इसको पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। इसके बाद पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन में भी हम सेम जो प्रोसेस रहती है उसको यहाँ पे रिपीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्राइकर को एक कोनिकल शेप का बना देते हैं। कोनिकल शेप का जो स्ट्राइकर रहता है उसको गिराया जाता है 1 मीटर की हाइट से, जिसका वेट होता है 3 kg। जब हम उसको फ्री फॉल करते हैं तो वहां पे किसी भी तरीके का हेलमेट पर पेनिट्रेशन जो रहता है वो नजर नहीं आना चाहिए, पेनिट्रेशन नहीं होना चाहिए। उसको हम पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस जो रहती है यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक तरीके का। अब दूसरी हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट्स की। इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट्स जो हम क्रैश हेलमेट जो रहते हैं जनरली बाइक और मोटरसाइकिल्स पे जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए जो हेलमेट यूज किए जाते हैं उसका आईएएस होता है 2925 9084। 9084 जैसे हमने पहले भी देखा था 1993 वहां पे लिखा हुआ था। यहाँ पे जो ईयर दिया गया है इसका मतलब ये होता है कि इस आईएएस को उस ईयर में एक्सेप्ट किया गया है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्टेंस दिया गया है और उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइन है जो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को निर्धारित करती है वो उस ईयर में इशू की गई है। तो द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वेयर अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अदर हैजार्ड्स विच मे बी इनकाउंटर्ड इन माइनिंग, टनलिंग, कर्लिंग, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, सिमिलर अदर इंडस्ट्री। जैसे हमने जब फिजिकल हैजार्ड्स की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, तो फिजिकल हैजार्ड्स की हमने टाइप जब पढ़ी थी तो उसमें हमने एक देखा था कि कॉमन इलेक्ट्रिकल हैजार्ड जो रहती है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड कहीं पे भी हो सकती है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कि फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स और जो अदर हैजार्ड्स रहती है वहां पे इजीली यहाँ पे किसी भी इंडस्ट्रीज में देखी जा सकती है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल हेलमेट जो रहते हैं उसका यूज किया जाएगा। इसका स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरीके से जो इंडस्ट्रियल हेलमेट रहते हैं उसका मटेरियल जो रहता है वो हमेशा नॉन मेटालिक होना चाहिए। नॉन मेटालिक इसलिए रखा जाता है कि ये किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं हो, इसलिए उसको नॉन मेटालिक जो रहता है नॉन मेटालिक रखा जाता है। साइज जैसे हमने पहले बात करी कि हेडबैंड के हिसाब से साइज जो रहती है वो अलग अलग होती है, हेडबैंड के हिसाब से साइज जो रहती है अलग अलग रहती है। तो इसमें 3 साइज में ये अवेलेबल रहता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल की जो साइज रहती है वो 500 से 540 mm के बीच रहती है, मीडियम जो रहता है वो 540 से 590 mm के बीच में रहता है, और जो लार्ज रहता है 590 से 640 mm के बीच में रहता है। इसमें +-5 जो रहता है वो किया जा सकता है, यानी +-5 कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर किसी का हेड बैंड का साइज स्मॉल से -5 जाता है, यानी मान के चलिए 500 से 495 उसका हेड बैंड का साइज है, तो इजीली इस आईएएस के थ्रू उसको कवर किया जाता है। सेम सिमिलर 640 प्लस अगर हम 5 करते हैं, 640 + 5 645 किसी का हेड बैंड का जो साइज रहता है वो होता है, तो वो सारे की सारा इसी आईएएस में यहाँ पे कवर किया जा सकता है। इसके जो इसेंशियल पार्ट होते हैं वो होते हैं शेल जो आपके हेलमेट का सबसे ऊपरी भाग रहता है वो रहता है। इसके बाद पिक आपने कभी भी देखा होगा कि जो आपकी कैप रहती है उसके आगे के साइड एक पार्ट निकला हुआ रहता है, उसको
पिक कहा जाता है। इसके बाद वेंटिलेशन होल्स, फिर आपके हार्नेस कंसिस्टिंग ऑफ हैंडबैंड, जिससे आप अपने हेलमेट जो रहता है उसको आप अपने सर पे फिक्स रखते हैं। फिर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन टेप्स, जिससे आपको किसी भी तरीके की जो रिएक्शन रहती है वो नहीं हो। और उसके बाद चिन स्ट्रिप्स, ये इसके मेन इसेंशियल जो पार्ट रहते हैं वो होते हैं। मार्किंग, हम हमेशा बात कर रहे हैं कि मार्किंग, यहाँ पे मार्किंग में कुछ चीजों को देखना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें हमने पहले भी बात करी कि ट्रेडमार्क ऑफ मैन्युफैक्चर, ट्रेडमार्क होना जरूरी है। इसके साथ साइज, इसके बाद ISI मार्किंग कि अगर वो मिनिमम क्वालिटी को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है तो ISI मार्किंग जो रहेगी वो उसको प्रोवाइड की जाएगी, यानी ये आपकी मिनिमम क्वालिटीज को पूरी तरीके से फुलफिल कर रहा है। इसके बाद मास, जैसे हमने क्रैश हेलमेट में देखा था कि वहां पे जो मास है वो 800 ग्राम्स था, 800 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल हेलमेट में 400 ग्राम जो रहते हैं वो मैक्सिमम यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद टेस्ट एंड परफॉर्मेंस में हम जो सेम हमने जो क्रैश हेलमेट के लिए यूज करा था वो यहाँ पे सेम हेलमेट जो टेस्ट जो रहते हैं वो इंडस्ट्रियल हेलमेट्स के लिए करेंगे। सबसे पहला जो शॉक एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसमें हम एक वुडन ब्लॉक पे हेलमेट को सेट करके एक 3 kg के स्ट्राइकर को फ्री फॉल करते 1.5 मीटर की हाइट से, अगर उसमें कोई भी फिजिकल डैमेज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं हो, दिखता नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये मिनिमम क्वालिटी जो है उसको फुलफिल कर रहा है। इसके बाद पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट कि 500 ग्राम के एक कोनिकल शेप के स्ट्राइकर को 3 मीटर की हाइट से फ्री फॉल किया जाता है, तो उसमें किसी भी तरीके का जो पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे प्रोवाइड दिखना नहीं चाहिए। इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में 200 वोल्ट्स का जो 50 हर्ट्ज पे जो करंट रहता है उसको हम 2 इलेक्ट्रोड के थ्रू पास करवा के देखते हैं। अगर उसमें किसी भी तरीके का बीप का साउंड नहीं आता तो इसके मतलब है कि ये 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे ये इतने करंट को यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी वो है हमारी फायरमैन हेलमेट्स की। यहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों की बात करें। क्रैश हेलमेट का जो यूज़ था वो अलग था। इंडस्ट्रियल हेलमेट इन जनरल इंडस्ट्रीज में यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फायरमैन हेलमेट की। फायरमैन हेलमेट में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है वो बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि जब फायर फाइटर किसी भी तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस या फायर फाइटिंग ऑपरेशंस के लिए जब रेडिएंट टेम्परेचर और हीट में जाता है, जिसका जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत हाई होता है, तो इसकी मेन क्वालिटी ये होना चाहिए कि कहीं से भी मेल्ट जो रहे वो नहीं हो पाए। इसका जो IS होता है वो होता है 2745-9083। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द फायरमैन हेलमेट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट falling object during the firefighting, rescue operation and to some extent against heat and electric shock। जैसे हमने बात करी कि जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो हाई होना चाहिए। वो इसीलिए होना चाहिए कि कहीं पे भी अगर हम रेडिएंट हीट जो रहती है उसका टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत ज़्यादा, तो वो वहाँ पे मेल्टिंग जो रहती है वो नहीं होना चाहिए। इसका जो IS होता है IS 2745-9083। द डिटेल ऑफ वेरियस परफॉर्मेंस टेस्ट जो रहते हैं वो 2745-9083 में पूरी तरीके से कवर किए गए। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने पहले जो 2 हेलमेट पहने उनका मटेरियल जो था वो यहाँ पे नॉन मेटालिक था, लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल है, जो फायरमैन का हेलमेट का जो मटेरियल है वो फाइबर ग्लास है। फाइबर ग्लास यहाँ पे यूज इसलिए किया जा रहा है, फाइबर ग्लास जो रहता है वो एक टफनेस प्रोवाइड करता है, वो अच्छे से टफ रहता है, किसी भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट में वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन जो रहती है यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मटेरियल यहाँ पे चेंज हो गया है कि आप फाइबर ग्लास देखेंगे और पीछे जो 2 हेलमेट हमने यहाँ पे देखे थे उसमें आपने नॉन मेटालिक जो मटेरियल था उसका यूज करा था। साइज ऑफ हेडबैंड 530 से 620 जो रहता है इसके mm के बीच में, ये यहाँ पे पूरी तरीके से ये IS जो रहता है इसको कवर करता है। इसेंशियल पार्ट ऑफ द हेलमेट, इसेंशियल पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं हेडबैंड, जो हेडबैंड रहता है उसकी विड्थ जो रहती है कभी भी 30 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका कारण रहता है कि आप जो फायरमैन जो उस हेलमेट को पहन रहा है वो उसके जो उसका कवरिंग एरिया उसके बाहर नहीं आनी, तो वो मेल्ट होने के चांस रहते हैं। इसी तरीके से चीन स्ट्रिप जो रहती है वो
आपके 20 mm वाइड होनी चाहिए और यहाँ पे भी जो चीन कप्स जो हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। इसके साथ मार्किंग की हम हमेशा बात करें तो मार्किंग में कुछ चीजें यहाँ पे हम हमेशा देखेंगे और आगे भी देखते रहेंगे, जैसे ट्रेडमार्क ऑफ मैन्युफैक्चर, साइज एंड आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क हम हमेशा बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जो रहता है उसके लिए यहाँ पे प्रोवाइड की गई। अब यहाँ पे जो चीज है वो है मास का मतलब होता है वेट यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो वो 800 ग्राम विदाउट वाइजर का मतलब होता है कि जो आप क्रैश हेलमेट या फिर दूसरे हेलमेट पहनते हैं उसमें आगे की साइड एक ग्लास प्रोवाइड किया जाता है जिससे आपको विजन जो रहता है वो क्लियरली यहाँ पे मिलता है। तो अगर विदाउट वाइजर है तो वो 800 ग्राम्स यहाँ पे होना चाहिए, किसी भी मैक्सिमम जो रहता है 800 ग्राम से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट में हम जो टेस्ट हमने पहले ही प्रोवाइड किए थे, शॉक एब्जॉर्प्शन या पेनिट्रेशन या इलेक्ट्रिकल टेस्ट जो है यहाँ पे वापस से इस हेलमेट पे टेस्ट जो रहते हैं वो अप्लाई करके देखेंगे। जैसे शॉक एब्जॉर्प्शन रेजिस्टेंस जो टेस्ट रहता है, इसमें वुडन ब्लॉक पे हम किसी भी 5 kg का जो स्ट्राइकर रहता है उसको 2.5 मीटर की हाइट से फ्री फॉल करके देते हैं और उसमें अगर किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज नहीं होता तो ये आईएस स्टैंडर्ड के हिसाब से उस किसी भी तरीके की शॉक को यहाँ पे रजिस्ट करने के लिए बिल्कुल कैपेबल है। इसके बाद पेनिट्रेशन टेस्ट में हम 3 kg से लेके 0.05 kg के बीच में कई तरीके के कोनिकल स्टील पॉइंट जो रहते हैं स्ट्राइकर्स को वो 1 मीटर की हाइट से बार बार फ्री फॉल करके यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जब हम उसको पेनिट्रेशन टेस्ट जब प्रोवाइड करते हैं, अगर इस रेंज में किसी भी तरीके का पेनिट्रेशन हमको यहाँ पे शो नहीं होता, इसका मतलब ये होता है कि ये पेनिट्रेशन टेस्ट को इजीली रजिस्ट कर सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टेस्ट, इसमें एसी वोल्ट जैसे हमने वहां पे पहले भी देखा था कि 200 वोल्ट को एक 50 हर्ट्ज के लिए एक मिनट के ड्यूरेशन के लिए हम किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू उसमें से पास कराते हैं। अगर उसमें किसी भी तरीके का बीप का साउंड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एसी 200 वोल्ट के करंट को इजीली यहाँ से पास कर सकता है। इसके बाद एक इसमें बहुत ही खास बात होती है, वो होती है नो फ्लेमिंग एंड विजिबल एविडेंस। किसी भी तरीके का फ्लेमिंग या विजिबल एविडेंस जो रहता है फ्लेम के पेनिट्रेशन पे आने पे, फ्लेम के कांटेक्ट में आने में किसी भी तरीके का वहां पे मेल्टिंग या पेनिट्रेशन ऑफ फ्लेम जो रहता है यहाँ पे शो नहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे शो होता है तो आपका क्रैश हेलमेट किसी भी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे बार बार बात कर रहे हैं कि जो फाइबर ग्लास यूज किया जाता है कि टफनेस के लिए यूज किया जाता है, उसके साथ साथ ये बहुत अच्छी तरीके से जो हीट रहती है उसको रेजिस्ट करता है। तो यहाँ पे फाइबर ग्लास जो रहता है बार बार उसका यूज किया जा रहा है। अब टाइप ऑफ हैजार्ड्स कौन कौन सी हो सकती है जो हेड प्रोटेक्शन के लिए मेनली देखी जाती है। सबसे पहली जो होती है इम्पैक्ट, किसी भी चीज का आपके आके स्ट्राइक होना। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक, हमने बार बार देखा है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो टेस्ट है हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिक जो वेव रहती है उसको किसी भी तरीके से आप तक नहीं पहुंचने दे और उसको वहां पे वो उसको रजिस्ट करें। इसके बाद ड्रिप्स का मतलब ये होता है कि किसी चीज का टकराते हुए निकल जाना। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है कि वो आपसे ड्रिप करता हुआ आपसे टकराते हुए, आपके हेड से टकराते हुए ये वहां से निकल गया। तो ये टाइप ऑफ हैजार्ड्स होती है जो हेड जो प्रोटेक्शन के लिए मेनली देखी जाती है। अब प्रॉपर यूज एंड केयर ऑफ हार्ड हेड, इसमें हमने पहले भी बहुत अच्छे से बात करी है कि यहाँ पे जो आपका किसी भी पीपीई का जो मेंटेनेंस होना चाहिए, मेंटेनेंस और जो क्लीनिंग होनी चाहिए वो बहुत अच्छे और चीप रेट जो रहती है, चीप रेट में यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, वो बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो ये एक तरीके से इन जनरल बात है कि केयर और मेंटेनेंस जो रहती है वो हमेशा चीप रहेगी किसी भी पीपीई की, तो उसको मेंटेन जो करना रहता है वो ज्यादा इजी होता है। इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखी जाती है कि कभी भी हेलमेट जो रहता है अगर उसमें किसी भी तरीके का फिजिकल डैमेज या फिर रप्चर या कुछ भी दिख रहा है तो उसको कभी भी पेंट नहीं किया जाता। पेंट करने का मतलब ये होता है कि आप उसमें जो कमियां हुई हैं उसको छुपा रहे हैं और ये आगे जाके किसी भी वर्कर के लाइफ थ्रेट जो रहती है उसको लाइफ को थ्रेट कर सकता है। तो इसीलिए कभी भी लास्ट पॉइंट आप देखें, नेवर पेंट, स्क्रैच और ड्रिल एयर होल्स इन द हेलमेट हेड। तो कभी भी जो स्क्रैचेस और जो
फिजिकल डैमेज रहते हैं उनको कभी भी पेंट्स के थ्रू छुपाया नहीं जाना चाहिए, और जो उसके वेंटिलेशन होल रहते हैं उनको कभी भी बंद नहीं किया जाना चाहिए किसी पेंट के थ्रू। अब हम बात कर रहे हैं, यह हमारा सबसे पहला फर्स्ट सेक्शन था जिसको हम हेड प्रोटेक्शन कहते हैं। अब हम दूसरे सेक्शन पे जाते हैं जिसमें हम आई और फेस प्रोटेक्शन की बात करेंगे। आई और फेस प्रोटेक्शन जो रहता है वो मेनली रहता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फेस एंड आई फ्रॉम हेवी फ्लाइंग पार्टिकल्स फेस शील्ड ऑफ प्लास्टिक कैन बी यूज्ड। यहाँ पे किसी भी तरीके के हेवी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जैसे जहाँ पे ग्राइंडिंग होती है या फिर ड्रिलिंग होती है या फिर चिपिंग जो रहती है मेटल्स की, वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पे आप जो फेस शील्ड रहती है, फेस शील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वेल्डिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, वेल्डिंग ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें बहुत ज्यादा स्पार्क निकलती है और जो मेल्टिंग मटेरियल रहता है वो भी यहाँ पे फेस या आई में जाने का खतरा रहता है। तो उस समय हम उनको एक जो वेल्डर रहता है उसको एक फेस शील्ड जो रहती है वो प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, फ्लाइंग पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हमारे फेस या आई को डैमेज कर सकते हैं। ऐसी कंडीशंस में हम जो फेस शील्ड जो रहती है उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी तरीके से आई प्रोटेक्शन रहता है, उसके लिए हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो जनरली गॉगल्स जो रहते हैं उसका यहाँ पे यूज करते हैं। अब टाइप ऑफ आई एंड फेस हैजर्ड कौन कौन सी हो सकती है? इम्पैक्ट, किसी चीज का टकरा के निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल आपकी आंख में कोई भी चीज टकरा के वापस निकल गई है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डैमेज करके जाएगी, तो इसलिए फेस शील्ड और जो गॉगल रहते हैं वो प्रोवाइड की जाती है। हीट, बहुत ही ज्यादा हीट में अगर अपन देखें तो वहां पे भी ये जो आपका फेस या जो आईज रहती है ये कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट कर सकता है। इसके साथ केमिकल्स का किसी तरीके का स्पिलेज या फिर केमिकल उड़ के आंख में या स्पिलेज हो गया या फिर किसी भी तरीके का केमिकल के जो ड्रॉप्स रहती है वो हल्की सी आंख में चले जाए, फेस पे चले जाए, तो वो आपको डैमेज यहाँ पे कर सकती है, जो एक तरीके की हैजार्ड्स की कैटेगरी में आती है। डस्ट हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि जो डस्ट रहती है वो कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है। अगर हम बात करें कि जहाँ पे वुड प्रोसेस की जाती है, वुड प्रोसेस की जो डस्ट रहती है अगर वो आंख में चले जाए, एक रिसेंट केस में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक वर्कर जो है वो कुल्हाड़ी से जो आपकी वुड रहती है उसको काट रहा था, उसकी आंख में एक बिल्कुल छोटा सा वुडन जो टुकड़ा जो रहता है वो आंख में वुडन पार्टिकल जो रहता है वो आंख में चला गया। उसको लगा कि शायद ये लग के यहाँ से कोई इम्पैक्ट करके यहाँ से निकल गया, लेकिन वो अंदर ही उसमें जाके वहीं पे हो गया। 2-3 दिन उसने खूब वो करा, उसको आंखों को बार बार मसला ये सब करा, जिसके कारण लेकिन उसको फिर भी रिलीफ नहीं मिला। तो बाद में जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि आपकी आई पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है और वुडन ब्लॉक जो था, वुडन पार्टिकल जो था वो आपके आईज में ही वहां पे है। तो वो परमानेंट डिसेबिलिटी जो रहती है यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती है। तो यहाँ पे डस्ट जो है, डस्ट भी एक तरीके से बहुत ही हार्मफुल जो हैजार्ड रहती है फेस और आई के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कर सकता है। लाइट एंड रेडिएशन, यहाँ पे लाइट की जैसे हम बात करते हैं कि इंटेंसिटी जो रहती है वो लक्स के तौर पे हम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बहुत ही ज्यादा लाइट रहती है तो वो कुछ समय के लिए हमको जो ब्लाइंडनेस जो रहती है वहां पे वो प्रोवाइड कर सकती है, और इसी बीच में अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लाइट एंड रेडिएशन जो रहता है वो इजीली यहाँ पे एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। अब टाइप ऑफ फेस प्रोटेक्शन एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम तरह तरीके के जो पीपीईज यूज करते हैं उसमें आई शील्ड, फेस शील्ड एंड वायर में स्क्रीन गार्ड जो रहती है वो यहाँ पे यूज किए जाता है। आई शील्ड में मेनली जो गॉगल होते हैं उसका यूज किया जाता है। फेस शील्ड में हम फाइबर ग्लास जो रहते हैं, फाइबर ग्लास के जो शील्ड्स रहती है उसको प्रोवाइड किए जाते हैं। और जो वायर में स्क्रीन गार्ड रहते हैं, वायर में स्क्रीन गार्ड के लिए जो जनरली वेल्डर जो रहते हैं वो यूज करते हैं, उसको वायर में स्क्रीन गार्ड जो रहता है वो कहा जाता है। जो आई से रिलेटेड प्रोटेक्शन जो हम प्रोवाइड कराते हैं इसमें मेनली जब भी कोई लाइट जब इंटेंस होती है और उसकी जो लक्स रहता है बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें टोटल 3 तरीके के जो रेडिएशन रहते हैं वो इमिट होते हैं। ये डिपेंड करते हैं कि उसकी जो इंटेंसिटी और जो साइज है वो कितनी है। तो मेनली उसमें जो वेवलेंथ, जो स्पेक्ट्रल बैंड जो रहते हैं वो 3 तरीके के पाए जाते हैं। पहला होता है अल्ट्रावायलेट, जिसको हम यूवी कहते हैं, जो हमारी सनलाइट में भी इन जनरली रहता है, जिसका जो
इंडेक्स जो रहता है जो गर्मी के टाइम में बहुत ज्यादा रहता है। इसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रल बैंड जिसको हम V से डिनोट करते हैं, और इसके साथ साथ तीसरा जो रहता है वो होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम IR से जो रहता है वो डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेजर्स की, ठीक है। लेजर्स जो रहती हैं, आप यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो स्पेक्ट्रल बैंड जो रहते हैं उस पे डिपेंड करती है। यहाँ पे आप कभी भी जब लेजर से रिलेटेड काम करते हैं तो लेजर में अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स के लिए अलग अलग तरीके के गॉगल यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मिस्टर इंडिया देखी होगी। मिस्टर इंडिया में जब उसको अनिल कपूर को देखना रहता है तो वो एक रेड कलर के गॉगल को वहां पे वेयर करता है, और जिसके थ्रू मिस्टर इंडिया जो रहता है वो देखने लगता है। तो उसका कारण ये रहता है कि रेड कलर जो है उस स्पेक्ट्रल बैंड को वापस रिफ्लेक्ट करता आपके आई के थ्रू, जिससे वो पर्सन जो रहता है वो वहां पे आपको दिखना शुरू होता है। तो उसी तरीके से जो लेजर्स रहती है, लेजर्स पे भी स्पेक्ट्रल बैंड जो रहता है वो उस पर डिपेंड करती है। यहाँ पे अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स के लिए अलग अलग तरीके के जो गॉगल यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इसकी वेवलेंथ और जो आपकी ऑप्टिकल डेंसिटीज रहती हैं उस पर ये बहुत ज्यादा निर्भर करती है। यहाँ पे लेजर से रिलेटेड जैसे हमने बात करी कि कई तरीके के गॉगल जो हैं वो यूज किए जाते हैं, और इनका जो कलर जो होता है वो अलग अलग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब सिलेक्शन ऑफ आई एंड फेस प्रोटेक्शन ये किस तरीके से किया जाता है? देखिए, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। यहाँ पे सिलेक्शन जब हम इन जनरल भी कभी अपने जो गॉगल रहते हैं वो सिलेक्ट करने जाते हैं तो हम कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। जैसे फर्स्ट चीज़ जो रहती है वो सबसे ये रहती है कि आपको वो कंफर्टेबल होना चाहिए। कंफर्टेबल यानी उसकी जो विजन है वो प्रॉपर होना चाहिए, और उसका जो कलर रहता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके विजन को इफेक्ट कर सके। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे आपके जो क्लिप्स रहती है वो ज्यादा टाइट नहीं हो। अगर वो बहुत ज्यादा टाइट होने लगती है, टाइट होती है, तो जिसके कारण जो आपका विजन जो रहता है वो अफेक्टेड होना यहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके बाद जो आपकी टेम्पल क्लिप किसी भी गॉगल में रहती है, जो टेम्पल क्लिप यहाँ पे आती है कान के पीछे, वो भी बहुत ज्यादा टाइट नहीं होनी चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका जो विजन जो रहेगा वो तो अफेक्टेड होगा ही होगा, साथ में आप उसको बहुत ज्यादा समय आप वेयर नहीं कर सकते। ये तो इन जनरल बात हो गई है। लेकिन यहाँ पे हम जो आई प्रोटेक्शन और फेस प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे जो जरूरी बात होती है टाइप ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, कि हम किस तरीके की हैजार्ड्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि लेजर्स में कई तरीके के स्पेक्ट्रल बैंड्स होते हैं जो अलग अलग तरीके की लाइट को रिफ्लेक्ट करके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो किस स्पेक्ट्रल बैंड के लिए रिक्वायर्ड होती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है कंफर्मेटिव एंड पब्लिकेशन ऑफ BIS, कि यहाँ पे जो अवेलेबल टेस्ट सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं और वो इन टेस्ट सर्टिफिकेट्स को पास कर पाया है या नहीं कर पाया। इसके बाद लाइट वेट मटेरियल होना चाहिए, इजी टू कंफर्ट होना चाहिए। ये सारी चीजें आप किसी भी जब गॉगल या फिर किसी भी लेंस जो रहता है उससे रिलेटेड चीजें जो रहती हैं उसको जब सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन करते समय यहाँ पे आप ध्यान में रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब केयर एंड मेंटेनेंस, यहाँ पे हमेशा हमने एक बात ध्यान में रखी है कि जो केयर और मेंटेनेंस होती है, केयर और मेंटेनेंस बहुत इजी होनी चाहिए, बहुत चीप होनी चाहिए। एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की केयर अच्छे से नहीं की, उसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके आपको लाइफ थ्रेट दे सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने BA सेट यूज करा, BA सेट यूज करने के बाद मैंने क्या करा, उसको वो आधा खाली हो चुका था, आधा एम्प्टी था, मैंने उठा के उसको रख दिया, उसको रिफिल नहीं करा। अगली बार जब भी उसकी जरूरत मेरे को पड़ती है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो आपको आधा एम्प्टी ही मिलेगा। एम्प्टी मिलने पर आप ये हो सकता है कि आपका जो अपन ने जो 3 फैक्टर वहां पे पढ़े थे कि 3 फैक्टर थे कि आपके टाइम जो रहता है उसको बढ़ा सकता है या फिर आपकी लाइफ को थ्रेट कर सकता है, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो सक्सेस रेट जो रहता है वो उसको कहीं ना कहीं अफेक्टेड कर देगा और आपका जो ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल हो जाएगा। तो ये लिमिटेशंस जो रहती है हमेशा अपने को ध्यान रखना चाहिए कि लिमिटेशंस और जो मेंटेनेंस जो रहती है वो हर चीज की अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक जो IAS जो जितने भी IAS होते हैं जो आई और आई गेयर से या इससे रिलेटेड फेस शील्ड से रिलेटेड होते हैं, इसमें एक पॉइंट जरूर मेंशन किया गया कि कहीं पे भी जो वर्क प्लेस रहता है वहां पे
वॉश जो आई वॉश स्टेशन जो रहता है वो 100 फीट्स के रेडियस में होना जरूरी रहता। अगर आपके आंख में किसी भी तरीके का केमिकल या कोई भी चीज वहां पे चली जाती है तो सबसे पहले आपको ये प्रिकॉशन लेना है कि आप वहां पे जाएं, जो आपका आई स्टेशन है उस पे जाएं और कम से कम 15 मिनट तक अपनी आंखों को खोल के उसको वॉश करें। अगर आप आंखों को नहीं खोल सकते तो आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से उसको ओपन करके उसको 15 मिनट तक वॉश करें और 15 मिनट वॉश करने के बाद जितनी जल्दी हो सके आप जो पास के हॉस्पिटल हैं वहां पे जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये लिमिटेशंस होती है जिसमें आई वॉश जो रहता है वो 100 फीट्स के रेडियस में होना किसी भी वर्क प्लेस पे जरूरी रहता हैगा। तो ये तो बात करी थी हमने, हमारे 2 सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। पहला होता है आपका हेड, दूसरा होता है हाई एंड फेस। अब हम बात करेंगे हैंड प्रोटेक्शन की। आज तक जितनी भी इंजरीज देखी गई हैं, यानी जितनी भी रिपोर्टेबल एक्सीडेंट होते हैं उसमें हैंड इंजरी जो रहती है 1/3 टोटल में से 1/3 जो पार्ट जो रहता है वो हैंड इंजरीज का रहता है। हैंड इंजरीज जो रहती है वो आपको परमानेंटली डिसेबिलिटीज जो रहती है वो प्रोवाइड कर सकती है। जैसे हमने हेड की बात करी थी कि हेड जो रहता है एक तरीके का कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी का। उसी तरीके से हैंड जो रहता है, अगर किसी व्यक्ति के हैंड में किसी भी तरीके की परमानेंटली या टेम्परेरी जो डिसेबिलिटीज होती है अगर वो आना शुरू हो जाती है तो ये मान के चलिए कि आपकी पूरी लाइफ जो रहती है वो अफेक्टेड हो सकती है। तो यहाँ पे अब हम हैंड से रिलेटेड, हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात करेंगे कि इसके लिए हम क्या क्या जो पीपीईज है वो यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे दिख रहा है वो ये है कि सिलेक्शन ऑफ हैंड एंड आर्म प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो ये होती है कि कंफर्मेटिव टू द रिलेवेंट पब्लिकेशन ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो आईएएस रहता है उसकी कंफर्मेटीज यहाँ पे जरूरी होती है। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल इन द व्यू ऑफ द हैजार्ड्स। सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल व्यू ऑफ हैजार्ड्स का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैंने बार बार इन जनरल जो मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे जो हम ठंड में जैकेट यूज करते हैं तो उसका जो मटेरियल रहता है हम उसको पानी या बरसात या फिर रेनी सीजन में उसको पहन के बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उसका मटेरियल जो है वो उस मौसम के हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना पड़ता है कि सूटेबिलिटी ऑफ मटेरियल जो रहती है वो हैजार्ड्स के हिसाब से क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम एक तरीके के ग्लव्स यूज करते हैं जिसको हम वाटर सॉल्यूबल जो रहता है ग्लव्स जो रहते हैं उसको वो कहा जाता हैगा। उसको पहन के हम इन जनरल अल्कोहल जो रहता है, अल्कोहल बेस्ड जितने भी मटेरियल्स रहते हैं उसमें काम करते हैं। और जैसे जब हम जाके उस ग्लव्स के साथ हाथ को अपने जैसे वाटर में जब डीप करेंगे तो वो अपने आप गल के पूरा वहां से हट जाता है। तो यहाँ पे सुटेबिलिटी ऑफ मटेरियल की बात होती है कि आपका जो मटेरियल है वो हैजार्ड के हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। इसके बाद सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट लेंथ एंड थिकनेस ऑफ सूट द एप्लीकेशन। यहाँ पे एप्रोप्रिएट लेंथ एंड थिकनेस होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बहुत ही ज्यादा लेंथ, जैसे अगर हम बात करें कि हम किसी जैकेट या फिर हम जो जीन्स रहती है वो पहनते हैं उसकी लेंथ बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे आपको जो कंफर्टनेस रहेगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। अगर वो कम भी हो जाएगी तो भी यहाँ पे कंफर्टनेस यहाँ पे जो रहती है वो इतनी नहीं हो पाती। तो एप्रोप्रिएट लेंथ यहाँ पे होना बहुत ही जरूरी। उसके बाद थिकनेस में हम बार बार बात कर रहे हैं कि लीनिंग यहाँ पे उतनी होनी चाहिए कि जैसे मैंने बोला कि जब ठंड की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है तो जो हमारी जैकेट की जो लीनिंग रहती है, जो उसकी परत जो रहती है वो यहाँ पे बढ़ जाती है। हम थोड़े मोटे टाइप की जो आपके जो मोटे टाइप की जो जैकेट रहती है वो यहाँ पे वेयर करना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि वो उस मटेरियल जो उसका मटेरियल है वो सूटेबल है उस इंटेंसिटी को रजिस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे थिकनेस जो रहती है वो अलग अलग तरीके की हो सकती है, डिपेंड करती है कि जो हैजार्ड्स है वो किस तरीके की। लेकिन इसमें हमको एप्रोप्रिएट लेंथ और थिकनेस जो रहती है उसमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि ये किसी भी तरीके से आपकी एक्टिविटी को यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ना करे तो ज्यादा बेटर है। उसके बाद सुटेबिलिटी ऑफ द लीनिंग। सुटेबिलिटी ऑफ द लीनिंग का मतलब ये होता है कि हम ना ज्यादा लीनिंग यहाँ पे रख सकते हैं ना कम लीनिंग यहाँ रखें। अगर हम कम लीनिंग रखते हैं
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम विंटर की बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा विंटर की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा और लीनिंग हमने बहुत कम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको ठंड लगना यहाँ पे शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे लीनिंग बढ़ा दी है, लीनिंग यानी इंटेंसिटी के हिसाब से ठंड जिस हिसाब से पड़ रही है और उसकी लीनिंग बहुत ज़्यादा कर दी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो मोशन रहता है या फिर जो आपकी मूवमेंट रहती है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। तो लीनिंग जब ज़्यादा कम कर सकते हैं ना, हम कम कर सकते हैं। यह सूटेबल होना चाहिए हैजार्ड्स के हिसाब से कि किस तरीके की लीनिंग जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद प्रॉपर ग्रिप, कभी भी हम आर्म एंड हैंड प्रोटेक्शन के लिए जब भी हम कोई चीज पीपीई का सिलेक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमने ग्लव्स का यूज करा, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इसकी जो ग्रिप है वो यहाँ पे प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जो हमारे जो बाइक ग्लव्स रहते हैं उसमें आपने यहाँ पे जो आपका क्रोच एरिया जो रहता है, क्रोच एरिया में देखा होगा कि यहाँ पे छोटे छोटे से पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि जिससे आप जब इसको एक्सीलेट करें, गाड़ी को एक्सीलेट करें, तो वहां पे प्रॉपर ग्रिप हो। यही चीज जो हम ठंड में जो ग्लव्स पहनते हैं जिसमें लीनिंग बहुत ज्यादा होती है, अगर हम उसको पहन के यहाँ पे बाइक राइड करें या फिर उसकी ग्रिप करें तो उसकी ग्रिप यहाँ पे इतनी नहीं है अच्छी होगी। तो सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ग्रिपिंग यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। इसके बाद एप्रोप्रिएट कफ स्टाइल। एप्रोप्रिएट कफ स्टाइल का मतलब होता है कि अलग अलग लेंथ के यहाँ पे जो कफ स्टाइल है वो प्रोवाइड की जाती है। अलग अलग लेंथ, अलग अलग साइज की कफ स्टाइल जो है यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, जो हम आगे जाके इसी पीपीटी में देखेंगे। तो यहाँ पे एप्रोप्रिएट कफ स्टाइल होना बहुत ही जरूरी है। ये अलग अलग तरीके से होती है, ये आपके मोशन को जो रहता है वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड कर सकती है। और सबसे जरूरी चीज अवेलेबिलिटी ऑफ द टेस्ट सर्टिफिकेट। यहाँ पे जितने भी अवेलेबिलिटीज ऑफ टेस्ट सर्टिफिकेट जो उस पे इसेंशियल तौर पे अप्लाई किए जाने हैं और जिसको पास करने उस प्रोडक्ट को बहुत ही जरूरी होते हैं, उसके सारे के सारे टेस्ट सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल होना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे स्पेसिफिकेशन फॉर रबर ग्लव्स फॉर द इलेक्ट्रिकल पर्पस। इलेक्ट्रिकल पर्पस के लिए जो स्पेसिफिकेशन जो रहता है, जो रबर ग्लव्स जो यूज किए जाते हैं उसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। ये इसका जो IS है वो है 4770/1991। रबर ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पस ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रिकल शॉक वेल वर्किंग एनराइज्ड कंडक्टर एंड इक्विपमेंट। यानी एनराइज्ड कंडक्टर और इक्विपमेंट के साथ जब इलेक्ट्रिक शॉक जो रहती है उसके अगेंस्ट में जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है वो रबर ग्लव्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे इस स्पेसिफिकेशन में इन्होंने VRMS का यूज किया। VRMS का होता है वोल्ट रूट मीन स्क्वायर। इसमें टोटल इन्होंने 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करा है, जिसमें आप देख सकते हैं 650, 1100, 3300 एंड 4000 VRMS जो रहते हैं उसके लिए स्पेसिफिकेशन के हिसाब से टोटल 4 टाइप के जो ग्लव्स हैं यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जिसमें इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज का अलग अलग बताया, जिसको इन्होंने जो VRMS के बेसिस पे इन्होंने जो इसका डिवाइडेशन किया उसको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 किया गया। आप यहाँ पे जो टेबल है उसमें देख सकते हैं, जैसे टाइप 1 जो है उसका जो मैक्सिमम वर्किंग वोल्टेज जो VRMS होना चाहिए वो 650 है और इसका क्रोच एरिया और अदर देन क्रोच एरिया, इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि जब कभी भी जब हम हमारे हाथ को देखते हैं तो जहां से ग्रिप करा जाता है उसको क्रोच एरिया कहा जाता है। यानी आपकी उंगली से लेके जो आपके पाम का एंडिंग जो रहती है उसको क्रोच एरिया कहा जाता है। इसके नीचे के एरिया को और बैक साइड का जो एरिया होता है उसको अदर देन क्रोच एरिया कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्रोच एरिया जहां से आप मेन ग्रिप जो रहती है वहां पे प्रोवाइड करेंगे, और इसके नीचे और पीछे की साइड जो रहता है उसको अदर देन क्रोच एरिया कहा जाता है। तो 650 VRMS पे जो क्रोच एरिया की मैक्सिमम थिकनेस होनी चाहिए वो 0.60 जो रहती है वो मिनिमम थिकनेस यहाँ पे होनी चाहिए, और अदर देन क्रोच एरिया की 0.65 जो रहती है वो यहाँ पे होनी चाहिए। मैक्सिमम थिकनेस की इसी तरीके से बात करें, यहाँ पे एरिया A जो कहा गया है वो क्रोच एरिया को कहा गया, और एरिया जो B कहा गया वो अदर देन क्रोच एरिया को कहा गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम थिकनेस
यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की जो लिमिटेशन है वो बता दी गई है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम 650 VRMS के लिए जो बताया गया, जिसको टाइप 1 कहा जा रहा है, वो 1.05 कहा जा रहा है, और 1 अदर देन जो क्रोच एरिया 1.05। इसी तरीके से आप देखेंगे कि 1100, 3300 और 4000 के लिए यहाँ पे अलग अलग जो थिकनेस है, जो मिनिमम और मैक्सिमम जो रहते हैं, वो यहाँ पे इस टेबल में आप इजीली देख सकते हैं। इसके बाद मटेरियल जो रहता है, हार्म प्रोटेक्शन जो जनरली रबर ग्लव्स के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे वल्केनाइज्ड जो रबर जो रहता है, जिसको हम जो अपना नेचुरल या सिंथेटिक रबर रहता है, उसको वल्केनाइज्ड प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे यूज करते हैं। वल्केनाइज्ड प्रोसेस का मतलब होता है कि एक हाई टेम्परेचर पे उस मटेरियल या उस रबर में एक सल्फर जो रहता है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है, सल्फर मिलाया जाता है, जिससे उसकी जो रेजिस्टेंस पावर रहती है, जो इलेक्ट्रिक करंट के अगेंस्ट में रहती है, वो बढ़ जाती है। तो वल्केनाइज्ड प्रोसेस में क्या, हाई टेम्परेचर पे उसमें सल्फर ऐड कर दिया जाता है। सल्फर ऐड करने से क्या होता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ जो रहती है, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ जाती हैगी। तो इसमें BIS स्पेसिफिकेशन, जो BIS स्पेसिफिकेशन है, उसमें बताया गया कि नेचुरल या सिंथेटिक रबर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो जो रबर है वो वल्केनाइज्ड प्रोसेस जो रहती है, वो वल्केनाइज्ड प्रोसेस के थ्रू बना हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद शेप जो रहता है वो रिस्ट टाइप होना चाहिए, यानी आपके रिस्ट जो रहती है वो यहां तक उसका शेप आना, जो लेंथ रहती है वो आना चाहिए, और ये गनलेट टाइप के होना जरूरी रहते हैं। गनलेट टाइप का मतलब ये होता है कि गनलेट ग्लव्स उनको कहा जाता है जो अपने एक्चुअल साइज जो रहता है उसको वो डिफॉर्मेट नहीं करते हैं, यानी एक्चुअल साइज में ही हमेशा रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जब कोविड चला था तो कोविड के समय लेटेक्स ग्लव, जो व्हाइट कलर के ग्लव्स थे, वो सबसे ज्यादा यूज किए गए। उसमें हम क्या करते थे, जब उसको हम उतार के किसी भी टेबल पर रखते थे तो अपना जो शेप रहता है वो ओरिजिनल शेप में नहीं किए जाते, लेकिन गनलेट टाइप में वो हमेशा अपने ओरिजिनल शेप में ही रखना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखता हूं। आपने एवेंजर्स एंड गेम देखी होगी, उसमें जो थेनोस का आर्मर जो रहता है वो गनलेट टाइप रहता है, वो कभी भी अपना शेप जो रहता है वो चेंज नहीं करता। तो गनलेट का यहाँ पे मतलब हो रहा है कि वो कभी भी अपना जो एक्चुअल साइज जो रहता है वो वहां पे एक्चुअल साइज नहीं वो करना, चेंज नहीं करे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये इलेक्ट्रिकल टाइप के जो हमने पहले देखी, जो लीकेज होना चाहिए वो कितना लीकेज यहाँ पे अलाउ किया जा सकता है, आप टेबल में देख सकते हैं कि मैक्सिमम लीकेज करंट जो रहता है एट द टेस्ट ऑफ पोटेंशियल मेगावाट्स तो 4 और 12 है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के अलग अलग वो आप देख सकते हैं। इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होनी चाहिए कि नॉट लेस देन जो रहता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि किसी भी, जब हम रबड़ को खींचते हैं तो जो उसमें जो तनाव उत्पन्न होता है उसको हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं, कि बिना फटे वो कितना खींचा जा सकता है। तो नॉट लेस देन 140 kGa पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। एलोंगेशन का मतलब यह होता है कि एलोंगेशन जब हम उसको खींचते हैं तो वो कितना फैलता हुआ चलता है। तो एलोंगेशन उसके एक्चुअल साइड से नॉट लेस देन 600 टाइम्स जो रहता है वो होना चाहिए, 600% जो रहता है वो होना चाहिए। इसी तरीके से टेंसाइल और एलोंगेशन जो रहता है उसको +-10 या 15 जो रहता है यहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमेशा हम बात कर रहे हैं मार्किंग की, तो मार्किंग में यहाँ पे एक चीज और ऐड हो रही है, वो हो रही साइज एंड टाइप ऑफ ग्लव्स, कि ये जो साइज है वो किस साइज का, जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हमने पहले टेबल देखी थी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 जो VRMS पे डिपेंड कर रही थी। इसके बाद टाइप ऑफ ग्लव्स कैसा है, रबर है, सिंथेटिक है, या वल्केनाइज्ड प्रोसेस से होके निकला है या नहीं होके निकला। इसके बाद मैक्सिमम वर्किंग पोटेंशियल का यहाँ पे मतलब ये हो रहा है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के साथ साथ आपको ये भी शो करना, यहाँ पे देखना जरूरी होगा कि इसका जो मैक्सिमम वर्किंग पोटेंशियल है वो कितना हैगा। इसके बाद जो मैन्युफैक्चर नेम और जो ट्रेडमार्क जो रहते हैं यहाँ पे बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ मंथ एंड ईयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, ये इसलिए यहाँ पे चेंज किया गया है कि मंथ एंड मैन्युफैक्चर ऑफ द ईयर, क्योंकि इस जो रबर रहता है उसकी एक्सपायरी डेट जो रहती है वो एक्सपायरी डेट यहाँ पे हो सकती है। तो उसके हिसाब से जैसे जैसे रबर जब पुराना होता है तो उसमें हल्के हल्के जो वहां पे ब्रिस्टल्स जो रहते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, क्रैकिंग पॉइंट जो रहते हैं वो दिखना शुरू होते हैं। तो मंथ और ईयर के हिसाब से आप इसका जो मैन्युफैक्चर रहता है वो यहाँ पे शो करना जरूरी रहता हैगा।
फिर अब हम बात करेंगे ग्लव्स। अभी हमने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी ग्लव्स थे उसकी बात करी कि इलेक्ट्रिकल में कौन से ग्लव्स जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड जो ग्लव्स रहते हैं उनकी बात करेंगे कि ग्लव्स for protection against the chemical are made of a material impressively to liquid to protection against the irritating corrosive substance। irritating corrosive substance का मतलब ये होता है ऐसा कोई भी मटेरियल जो आपकी स्किन की लेयर्स पे इरिटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल इरिटेशन के कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपको इचिंग हो सकती है, या फिर इन्फ्लेमेशन जो रहता है, जलन जो रहती है यहाँ पे वो हो सकती है, या फिर किसी भी तरीके की इंजुरी रहती है यहाँ पे वो हो सकती है। एंड कोरोसिव सब्सटेंस, कोरोसिव सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि जब कोई भी मटेरियल आपकी स्किन के कांटेक्ट में आता है तो वो एक तरीके से एडवर्स इफेक्ट करता है और आपकी जो स्किन की लेयर्स रहती है उनको पेनिट्रेशन करता हुआ अंदर जा सकता है। जैसे जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो मिसाइल आइसोसाइनाइड थी, मिसाइल आइसोसाइनाइड जब किसी स्किन के कांटेक्ट में आती है, स्किन के कांटेक्ट में लिक्विड फॉर्म में स्किन के कांटेक्ट में जैसे वो आना शुरू करती है तो वो वहां पे उसको इंजरी करते हुए लेयर जो रहती है उसको पेनिट्रेट करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ जाती है। तो ये सब डिपेंड करता है कि आपके मटेरियल जो हैगा वो कैसा आएगा। द चॉइस डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर एसिड, सॉल्वेंट, कॉस्टिक, ऑयल्स, केमिकल एक्सेट्रा। इसमें नीचे की जो 4 लाइन है वो ध्यान देने के लिए बहुत है कि नो इंडियन स्टैंडर्ड इज अवेलेबल फॉर द केमिकल सेफ्टी ग्लव्स। ऐसा कोई भी इंडियन स्टैंडर्ड्स नहीं है जो केमिकल सेफ्टी से रिलेटेड ग्लव्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे हमने पहले देखा कि कई तरीके के आईएस जो थे यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंडियन स्टैंडर्ड अवेलेबल नहीं है। इस केस में हम किसी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड रहता उसको यहाँ पे प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छे से क्लियर करके कर दी गई है कि ऐसा कोई भी यूनिवर्सल मटेरियल आज तक नहीं बनाया गया है जो एक तरीके का मटेरियल हर तरीके के केमिकल्स में यूज करे और उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो ऐसा कोई भी यूनिवर्सल एक टाइप का ग्लव्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जो हर तरीके के केमिकल्स जो रहते हैं उस पर प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ अपन टाइप्स देखेंगे। जो मटेरियल रहता है वो ग्लव्स की वो अलग अलग होती है। जैसे सबसे पहले जो मटेरियल होता है वो होता है ब्यूटाइल। सिंथेटिक रबर मटेरियल ऑफर द हाईएस्ट पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टू एसिड, गैस, वाटर वेपर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। जो ब्यूटाइल मटेरियल रहता है एक तरीके का सिंथेटिक मटेरियल रहता है जो अगेंस्ट हाईएस्ट पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द गैस, एसिड्स एंड वाटर वेपर्स जो रहती है उसके अगेंस्ट में। इसके बाद दूसरा जो मटेरियल होता है वो होता है नियोप्रीन। नियोप्रीन एक तरीके का सिंथेटिक मटेरियल होता है जिसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ और हीट रेजिस्टेंस जो स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और ये बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्ट कर सकता है एसिड, कॉस्टिक्स, रिमेन फ्लेक्सिबल टू द लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर के पे यहाँ पे कहने का मतलब है क्रायोजेनिक सब्सटेंस। क्रायोजेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो -90 डिग्री से नीचे पे स्टोर किए जाते हैं। ये जो सब्सटेंस रहते हैं जैसे लिक्विड नाइट्रोजन है। लिक्विड नाइट्रोजन ठंडा होता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता, उसको क्रायोजेनिक से थोड़ा सा कम की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन क्रायोजेनिक सब्सटेंस ऐसे मटेरियल होते हैं कि वो जब किसी भी स्किन के कांटेक्ट में जब आते हैं तो वो उसी समय रैपिड एक्शन के संग उतने स्किन के पूरे टिश्यूज को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और उसमें किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट जो रहता है वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसका एक ही ट्रीटमेंट होता है कि उस पर्टिकुलर पार्ट को वहां से काट के हटा दिया जाए या उसको कट ऑफ करके हटा दिया जाए तो बेटर रहेगा। तो नियोप्रीन जो रहता है वो एक सिंथेटिक मटेरियल रहता है जिसकी टेंसाइल और हीट रेजिस्टेंस जो रहती है वो बहुत अच्छी होती है और लो टेम्परेचर जो रहता है लो टेम्परेचर में तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इसके बाद नाइट्रिल। नाइट्रिल एक तरीका का सिंथेटिक मटेरियल होता है जो सुपीरियर केमिकल एंड एब्रेशन रेजिस्टेंस जो रहता है वो यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। एब्रेशन यानी किसी चीज की रगड़ के कारण किसी भी तरीके की इंजरी का हो जाना। ये मेनली ऑयल, फैट्स, एसिड्स, कॉस्टिक और जो अल्कोहल रहते हैं उसके लिए सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद पीवीसी।
पॉलीविनाइल केमिकल जो रहता है, इसके सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर जो रहता वो यहाँ पे एक्सीलेंट वेट ग्रिप जो रहती है और एब्रेशन रेजिस्टेंस जो रहता वो अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ लेटेक्स की अभी हमने बात करी थी कि अभी जब कोविड हुआ था तो व्हाइट कलर के हम लोग जो ग्लव्स थे वो सबसे ज्यादा यूज कर रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि हम जो वायरस है वायरस को अपने साथ अपने शरीर में जो एंट्री है वो नहीं दे सके। तो यहाँ पे लेटेक्स ग्लव्स सबसे ज्यादा यूज किए जा रहे थे। तो नेचुरल रबर जो रहता है इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है और जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस जो रहता है वो बहुत अच्छा रहता है, इसलिए लेटेक्स ग्लव जो रहते हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन जो रहता है, जो मेन यूज जो रहता है वो सर्जिकल एंड पोस्टमार्टम ग्लव्स में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद पीवीए, वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक मटेरियल कांट बी यूज इन वाटर और वाटर बेस्ड सॉल्यूशन। जैसे मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे पीवीए जो रहता है वो वाटर सॉल्युबल रहता है, तो इसका जनरली जो रहता है हम ऐसी जगह पे यूज करते हैं जैसे बेंजीन हो गया या फिर आपका क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट हो गया या फिर जो आपके केमिकल्स जो रहते हैं जो मेनली अल्कोहल बेस्ड रहते हैं वहां पे इनका यूज किया जाता है। और जैसे ही इनको वाटर में डिप किया जाता है, वाटर सॉल्युबल जो पीवीए रहता है, वाटर सॉल्युबल सिंथेटिक मटेरियल जो रहता है, उसको जैसे ही हम वाटर में डिप करते हैं वो पूरी तरीके से वहां पे डिजॉल्व, वाटर में पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ मटेरियल्स थे जो जनरली आपके जो ग्लव्स रहते हैं ग्लव्स में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हम सिलेक्शन क्राइटेरियाज देखते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें हमको देखना बहुत ही जरूरी हो जाती है। सबसे पहले होती है लेंथ एंड थिकनेस। यहाँ पे टोटल 3 तरीके की लेंथ के जो ग्लव्स रहते हैं वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं। पहला होता है रिस्ट लेंथ। रिस्ट लेंथ का मतलब होता है जो आपके रिस्ट पे आके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। फिर इसके बाद होता है आपका एल्बो लेंथ। एल्बो लेंथ जो रहता है वो यहाँ तक आके जो रहता है वो खत्म हो जाता है। और दूसरा होता है शोल्डर लेंथ। शोल्डर लेंथ जो रहता है वो आपका ग्लव जो रहता है वो आपकी शोल्डर लेंथ तक आता है और यहाँ पे खत्म होता है, जहाँ पे डीप पेनिट्रेशन किया जाता है। जैसे पेडियाट्रिक की जो रहते हैं, जो एनिमल के डॉक्टर रहते हैं, उनको डीप पेनिट्रेशन करना पड़ता है, तो वो अधिकतर शोल्डर लेंथ जो रहते हैं, शोल्डर लेंथ के जो ग्लव्स रहते हैं उनका यूज करते हैं। थिकनेस की अगर हम बात करें तो थिकनेस हमेशा अपनी कंफर्ट के हिसाब से देखना रहता है, जिससे अपनी जो ग्रिप रहती है वो ग्रिप यहाँ पे उसको अफेक्टेड ना करे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद कफ स्टाइल यहाँ पे भी अलग अलग होती है, जिसको पिंक, रोल्ड एंड नीट लाइन रिस्ट जो रिस्ट कहा जाता है वो कहा जाता है। ये अलग अलग तरीके की कफ स्टाइल होती है। सबसे पहली जो होती है पिंक, जो नॉर्मली फाइंड इन नीट लाइन रबर ग्लव। इसमें जो फिनिश रहती है, जैसे अगर अपन लेटेक्स के ग्लव देखें तो लेटेक्स इलेक्ट्रिक के जो ग्लव्स रहते हैं आप उसमें देखेंगे कि वो गनलेट टाइप होते हैं और उसकी जो फिनिश रहती है, आखिरी में जो फिनिश रहती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, तो उसको पिंक्ड फिनिश कहा जाता है, इतनी अच्छी फिनिश नहीं रहती। इसके बाद रोल्ड फिनिश रहता है। रोल्ड फिनिश जो आपने लेटेक्स के जो ग्लव रहते हैं उसमें रोल्ड फिनिश देखते हैं कि आप आखिरी में जब जाएंगे, जो ग्लव्स आपके रिस्ट पे आता है वहां पे उसका जो मटेरियल रहता है वो हल्का सा रोल्ड रहता है, कि जिससे आपको उतारने में बहुत ही ज्यादा अच्छा इजी टू वेयर और इजी टू रिमूव वहां पे वो हो सके। इसके बाद नीट रिस्ट जो रहती है प्रोवाइड स्नो फिट एंड प्रिवेंट मटेरियल टू एंटरिंग द ग्लव्स। ये एक तरीके के यहाँ पे इसमें एक बैंड पे यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है रिस्ट पे, कि रिस्ट जो रहती है यहाँ से टाइट हो जाए और उसमें किसी भी तरीके का जो पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाए। इसके बाद मार्किंग साइज। मार्किंग में हम सबसे पहले जो हमेशा बात कर रहे हैं कि मार्किंग में कुछ चीजें देखना बहुत ही जरूरी होती है। सबसे पहला होता है जो साइज, उसके बाद मटेरियल, मैन्युफैक्चर नेम एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हम यहाँ पे मटेरियल के कारण देख रहे हैं कि जो उस मटेरियल की जो एक्सपायरी डेट है, जो इसका लाइफ स्पान हैगा वो यहाँ पे खत्म नहीं और किसी तरीके से हमको इफेक्ट ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसकी तरीके से लेदर और कॉटन ग्लव्स भी यूज किए जाते हैं। लेदर एंड कॉटन ग्लव जो यूज किए जाते हैं वो अलग अलग तरीके के यूज किए जाते हैं। ये 11 टाइप के टोटल इंडस्ट्री में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसमें टोटल 11 टाइप के जो ग्लव्स रहते हैं वो यूज किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो यूजेस हैं और जो आपकी सेवेरिटी और कंटेमिनेशन है वो किस तरीके का आएगा। तो इन जनरल जो लेदर ग्लव्स जो रहते हैं हीट रेजिस्टेंस के काम सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे जो क्रोम और टेंट काउ जो रहती है, यंग बफेलो ग्रेन जो रहता है, मटेरियल जो रहता है वो यहाँ पे
उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता हैगा। तो आपके जो लेदर ग्लव्स रहते हैं उसका जो मटेरियल रहता है वो क्रोम 10 काउ या यंग बफेलो ग्रेन जो रहता है वो हो तो ज़्यादा अच्छा। इसकी थिकनेस जो क्रोच एरिया पे रहती है वो 1.0 से 2.0 mm तक हो तो ज़्यादा बेटर रहेगी। ये एक इसकी थे। और एक इसमें खासियत जरूर होना चाहिए कि ये सॉफ्टेबल होना चाहिए। सॉफ्ट जो रहता है मटेरियल जो रहता है इसका बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए और ये माइल्ड ड्यू रेजिस्टेंस होना चाहिए। माइल्ड ड्यू रेजिस्टेंस का यहाँ पे मेरे कहने का मतलब है फफूंद। जैसे आप देखते हैं कि बरसात के दिनों में जो लेदर से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं उस पे मॉइस्चर के कारण फफूंद आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे किसी भी तरीके का माइल्ड ड्यू जो रहता है वो माइल्ड ड्यू नहीं आना चाहिए। माइल्ड ड्यू रेजिस्टेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्या होता है जो फफूंद रहती है, जो माइल्ड ड्यू जो रहता है वो धीरे धीरे उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है, जो लेदर की जो स्ट्रेंथ रहती है उसको यहाँ पे कम करता हुआ चलता है। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि माइल्ड ड्यू नहीं होना चाहिए। इसके बाद मार्किंग पे अपन हमेशा देख रहे हैं कि आपका जो ट्रेडमार्क और जो नॉमिनल साइज ऑफ ग्लव्स जो रहता है वो यहाँ पे होना जरूरी है। जैसे हमने वहाँ पे जब इलेक्ट्रिकल के ग्लव्स पढ़े थे तो हमने उसमें थिकनेस के हिसाब से देखा था कि उन्होंने उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। उसी तरीके से यहाँ पे लेदर ग्लव्स जो रहते हैं उसको लाइट मास, मीडियम मास और हेवी मास जो रहता है उसकी कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। इसके साथ साथ ईयर मैन्युफैक्चर जो रहता है, यहाँ पे हम हमेशा बात करें कि ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर जो है यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि आपका जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है यहाँ पे देना बहुत ही जरूरी है, जिससे हम उसकी जो लाइफ स्पान जो रहता है उस मटेरियल का लाइफ स्पान इजीली कैलकुलेट करके चल सकते हैं। इसके बाद लेदर एंड मिटन ग्लव्स, लेदर और गनलेट ग्लव्स, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गनलेट हम किसको कहते हैं, गनलेट उसको कहते हैं कि जो बिल्कुल पूरी तरीके से अपना जो एक्चुअल साइज रहता है उसको डिफॉर्मेट नहीं कर सके। ये अलग अलग साइज और लेंथ में अवेलेबल रहते हैं। जैसे स्मॉल है 300, इसमें +-5 किया जा सकता है। मीडियम है जो 550 +-1 जो रहता है उसको किया जाता है, और लार्ज जो रहता है वो 450 +-5 जो रहता है वो यहाँ पे उसको कर सकते हैं। इसी तरीके से एस्बेस्टस ग्लव्स जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो फायर रेजिस्टेंस जो रहता है या फिर जो हीट रेजिस्टेंस रहता है उसके लिए यूज किए जाते हैं। इसमें जो IES जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है जो प्रोवाइड किया गया है उसमें इन्होंने क्लियरली कहा गया है एस्बेस्टस ग्लव्स ऑफ ब्रांड फायरफ्लाई K21 हैज टू बी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। यानी हम सिर्फ K21 जो फायरफ्लाई K21 टाइप का जो ग्लव्स रहता है हम उसी के लिए यूज कर सकते हैं, जो जनरली आपके 450 से 1400 डिग्री का जो टेम्परेचर जो रहता है उसको यहाँ पे रेजिस्ट कर सकता है। इसकी थिकनेस अप्रोक्सीमेटली 2 mm होनी चाहिए। विड्थ जो है 1000 से 160 mm के बीच होना चाहिए। वेट जो है वो 1.35 kg/m² के हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए। मॉइस्चर कंटेंट 2.5% मैक्सिमम बाय इट्स वेट होना चाहिए, और लॉसिंग ऑफ इग्निशन जो रहता है वो 25% जो रहता है यहाँ पे होना जरूरी है। अब टाइप ऑफ हैंड हैजार्ड्स क्या क्या हो सकती है यहाँ पे देख सकते हैं आप। ट्रॉमेटिक इंजरी का मतलब ये होता है कि किसी चीज का लग के निकल जाना। कॉन्टेक्ट इंजरी, जैसे अगर हम बात करें एक जितने भी जो वर्कर होते हैं जो जनरली आपके जंगलों में काम करते हैं, जो आपकी जो चेन सॉ रहती है उसका यूज करते हैं और पेड़ों को काटने का काम करते हैं, उनमें एक डिसीज देखी गई है जिसको व्हाइट फिंगर डिसीज कहा जाता है। तो वो एक तरीके की ट्रॉमेटिक इंजरी है जो लंबे लाइफ स्पैन के बाद या लंबे टाइम के बाद देखी जाती है। कॉन्टेक्ट इंजरी, किसी चीज का कॉन्टेक्ट में आ जाना, किसी केमिकल का या ऐसा कुछ आना जिससे आपको एडवर्स इफेक्ट है या करोसिव इफेक्ट यहाँ पे दिखना शुरू हो जाए। रिस्पेक्टिव मोशन इंजरी, किसी मोशन, जैसे अगर हम बात करें कि अपन वुडन इंडस्ट्री है उसमें जो कटर्स यूज किए जाते हैं, रोटेटिंग कटर्स यूज किए जाते हैं, उस पर किसी भी मोशन इंजरी का हो जाना। तो ये एक तरीके की ट्रॉमेटिक इंजरी जो इससे रिलेटेड जो बातें की गई वो यहाँ पे बताई गई। अब टाइप ऑफ हैंड पीपीज, ये कौन कौन से ग्लव्स जो रहते हैं वो यूज किए जाते हैं। मेटल मेश ग्लव्स जो रहते हैं, रजिस्टर्ड शॉप ऑब्जेक्ट
एंड प्रिवेंट द कट्स। मेटल मेश जो ग्लव्स यूज किया जाता है, आपने पहले की पिक्चरों में देखा होगा कि चेन से रिलेटेड, चेन से बने हुए जो ग्लव्स हैं वो यूज किए जाते थे किसी भी तरीके के आर्मर में। जो आर्मर होते हैं उसमें चेन से रिलेटेड जो रहते हैं बने हुए ग्लव्स यूज किए जाते थे किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को रेजिस्टेंस करने के लिए। तो यहाँ पे मेटल और मेश ग्लव जो रहते हैं वो इसीलिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद लेदर ग्लव्स शील्ड योर हैंड फ्रॉम द रफ सरफेस। अगर आप किसी रफ सरफेस पे हाथ लगा देते हैं तो लेदर ग्लव जो रहता है वो उसको इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है। विनाइल एंड नियोप्रीन ग्लव्स प्रोटेक्ट योर हैंड अगेंस्ट द टॉक्सिक केमिकल। जितने भी टॉक्सिक केमिकल हैं उसको विनाइल और नियोप्रीन जो ग्लव्स रहते हैं वो इजीली रजिस्ट कर सकते हैं। एंड रबर ग्लव्स प्रोटेक्ट यू व्हेन वर्किंग अराउंड द इलेक्ट्रिसिटी। हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी से जो रिलेटेड जो चीजें रहती हैं उसके लिए हम रबर ग्लव्स जो रहते हैं, रबर ग्लव्स का यहाँ पे यूज करते हैं। सो इनफ फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। नाउ वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ डिफरेंट PPEs. सो गुड बाय फॉर नाउ।